मूवी का स्टार्ट चाइना के एक शहर को दिखाते हुए होता है जहां रोड्स ट्रैफिक की वजह से जैम थे और यहीं एक कार में हम एक छोटे बच्चे फेई को देखते हैं जो अपनी कार के मिरर को नीचे करके विंडो से इर्द गिर्द देख रहा था। लेकिन तब उसे कुछ अजीब फील होने लग जाता है जब वो देखता है कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों का सारा खाना हवा में उड़ने लगा है। यहाँ वो देखता है कि सभी लोग अपनी कार से निकलकर रोड पर जमा हो गए हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं जहाँ आसमान पर एक जायंट मॉन्स्टर हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स को भी। वहाँ खड़े हुए सारे लोग उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि वो मॉन्स्टर इस सिटी की हर चीज खा रहा था और इस चीज को देखते हुए अब लोग उस जगह से दूर भाग रहे थे। वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता शहर के अंदर लोगों के करीब आता जा रहा था और अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ऐसे मॉन्स्टर्स रिलीज कर रहा था जो जमीन पर गिरकर चीजों को नुकसान पहुँचा रहे थे और साथ ही साथ उसकी बॉडी में से निकले हुए वो मॉन्स्टर सभी इंसानों को भी खा रहे थे। मूवी का सीन यहीं से कट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें पता चलता है कि ये मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाने वाला बच्चा फेई है जो कि उस दिन ड्रैगन के अटैक से बच गया था और अब वो अंडरग्राउंड सिटी में उन लोगों के साथ रह रहा था जो उस दिन मॉन्स्टर के अटैक से बच गए थे और इन सर्वाइवर्स ने ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये अंडरग्राउंड सिटी बनाई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट को 20 साल गुजर गए हैं और लोग अभी तक उस ड्रैगन जिसका नाम क्रैकन है उससे लड़ रहे हैं। और यहाँ मूवी के अंदर एक न्यूज रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि अब इंसानों ने एक बहुत बड़ा वेपन तैयार कर लिया है जिसके अटैक से वो क्रैकन को खत्म करना चाहते थे। फेई ये न्यूज तो देख रहा था लेकिन उसे इस न्यूज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो एक स्मगलर था और वो जमीन के ऊपर से चीजें चुरा कर अंडरग्राउंड सिटी में लेकर आया करता था और इस काम में उसकी एक पार्टनर भी थी जिसका नाम सासा था। फेई अभी भी कुछ चीजें चुरा कर होटल के अंदर एक आदमी के पास आता है जो कि एक गैंगस्टर था और फेई उसे अपनी स्मगल्ड चीजें बेचा करता था। इससे पहले कि फेई उस गैंगस्टर से कुछ बात करता, गैंगस्टर के लोग फेई को पकड़ लेते हैं क्योंकि फेई ने उस गैंगस्टर को ऐसी कैंडी सेल की जिसको खाकर उस गैंगस्टर की बेटी का फेस खराब हो गया था और इसका बदला लेने के लिए वो लोग फेई का फेस जलाने ही वाले थे कि बहुत ही होशियारी से फेई अपनी पॉकेट में रखा हुआ मॉन्स्टर क्रिएचर उन लोगों पर फेंकता है जिससे वो लोग डर जाते हैं और फेई वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये क्रिएचर तो नकली है और वो लोग अब फेई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। फेई यहाँ से रूफ पर चला गया था और अब उसके पीछे गैंगस्टर भी थे और उसने अब गैंगस्टर से बचने के लिए रूफ के नीचे जंप कर दी थी। पर यहाँ वो गैंगस्टर के देखकर हैरान होते हैं कि फेई अभी भी जिंदा है और असल में उसे उसकी पार्टनर सासा ने बचाया था और वो लोग अब गैंगस्टर का मजाक बनाते हुए अपनी फ्लाइंग कार में वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। पर यहाँ वो नोटिस करते हैं कि वो गैंगस्टर भी उनके पीछे हैं। यहाँ फेई और सासा के पास उन गैंगस्टर से बचने का और कोई रास्ता नहीं रहा था सिवाय इसके कि वो अब अर्थ की सरफेस पर चले जाएं जहाँ वो जायंट मॉन्स्टर क्रैकन और उसकी बॉडी से निकले हुए छोटे छोटे मॉन्स्टर्स हैं जो कि उनके लिए खतरा थे और उनको खा सकते थे। यहाँ गैंगस्टर्स भी फेई के साथ साथ अर्थ की सरफेस पर आ जाते हैं और कुछ ही दूर जाने पर फेई की कार में वार्निंग अलार्म बजने लग जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि उनके करीब मॉन्स्टर्स हैं जो उनको किसी भी वक्त खा सकते हैं और अभी वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनकी कार पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ यही मॉन्स्टर्स गैंगस्टर की भी कार पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके गैंगस्टर के सारे आदमियों को खा लेते हैं सिवाय गैंगस्टर के। यहाँ फेई जो कि खुद भी अपनी कार के जरिए उन मॉन्स्टर से लड़ रहा था वो जैसे ही देखता है कि गैंगस्टर खतरे में है तो वो उसे बचाने का फैसला करता है और अपनी कार को टर्न करते हुए वो अपने करीब सारे मॉन्स्टर को दूर गिराता है और स्टीयरिंग सासा को देते हुए वो खुद डोर तक आता है। तभी वो गैंगस्टर अपनी कार से जंप करता है और फेई उसे कैच कर लेता है। ऐसे वो गैंगस्टर को तो बचा लेते हैं लेकिन तभी उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहीं पर बिल्डिंग से टकरा जाती है। लेकिन लकीली उन लोगों को कोई चोट नहीं आती और वो लोग अपनी गाड़ी से सही सलामत बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी उन्हें यहाँ पर कुछ अजीब फील होता है जब वो सासा के पीछे अपनी कार के ऊपर एक मॉन्स्टर को देखते हैं। फेई जल्दी से सासा को पकड़कर उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है जबकि वो गैंगस्टर एक कंक्रीट उस मॉन्स्टर को मारता है। लेकिन इस अटैक का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता, उल्टा वो मॉन्स्टर गैंगस्टर पर ही अटैक करने वाला होता है और अब गैंगस्टर भी जल्दी से फेई के पीछे उसके साथ भागने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो जायंट मॉन्स्टर आकर उन तीनों को खाने ही वाला था। तभी बहुत से सोल्जर्स इस बिल्डिंग में एंटर होते हैं और वो मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर कर उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फायरिंग का मॉन्स्टर पर कुछ खास असर नहीं होता और वो अपने करीब खड़े हुए सोल्जर को वहाँ से बहुत दूर गिराता है। ये देखते हुए एक दूसरा सोल्जर जोश में आ जाता है और वो एक मेटल रॉड को पकड़ते हुए मॉन्स्टर की तरफ जंप करता है और सोल्जर वो रॉड मॉन्स्टर के मुंह में डालकर साइड पर हो जाता है जिससे मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मॉन्स्टर दर्द से गुर्रा ही रहा था कि यहाँ पर दूसरा सोल्जर अपने एक बहुत बड़े वेपन से उस पर फायर करता है और ऐसे वो सभी सोल्जर मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और दूर खड़े हुए फेई और उसके साथी भी ये सब कुछ देख रहे थे। अब जैसे ही सोल्जर्स फेई और उसके साथी की आईडीज चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो स्मगलर हैं। सोल्जर्स उन्हें जेल
में डालने वाले थे और अब उन सोल्जर्स से बचने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि वो लोग अपनी फ्लाइंग कार सोल्जर्स को डोनेट कर दें। इसके बाद हम उन तीनों को सोल्जर्स के साथ उनकी कार में देखते हैं, जहाँ से अचानक उनकी कार ऊपर की तरफ उड़ने लगती है और देखने पर पता चलता है कि जायंट मॉन्स्टर उस कार को अपने अंदर इनगल्फ करने वाला है। जब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता तो सासा उठती है और अपनी कार को एक्स्ट्रा जेट एनर्जीज देते हुए वो मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकाल लेती है। इन जेट एनर्जी से कार के इंजन फेल हो जाते हैं और वो कार मॉन्स्टर के मुंह से दूर हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन लकीली सारी टीम बच जाती है और वो लोग अब जमीन पर आकर दोबारा इकट्ठे होते हैं। उन्हें यहाँ पर कोई मॉन्स्टर तो नजर नहीं आ रहा था, पर एक गेट से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही थी। फिर कुछ ही सेकंड्स में एक बहुत बड़े स्टैचू के अंदर से वो छोटी छोटी क्रिएचर्स बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, जो कि मॉन्स्टर अपनी बॉडी से रिलीज करता था। सभी सोल्जर्स इकट्ठे होकर उन छोटी छोटी क्रिएचर्स पर अटैक कर रहे थे और उनको मार रहे थे। अब उनमें से एक सोल्जर उस बड़े से स्टैचू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसका कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है, क्योंकि उसके अंदर से सारी मॉन्स्टर क्रिएचर बाहर आ गई जो कि उस अटैक से मरी नहीं थी। वो सब लोग मिलकर अब इन क्रिएचर से लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि ये क्रिएचर बहुत ज्यादा है और वो इनसे नहीं लड़ सकते, तो कैप्टन प्लान बनाता है कि एक सोल्जर इन्हें अपनी वेव गन से दूर करेगा और बाकी सोल्जर्स फेई और को लेकर सबवे स्टेशन तक जाएंगे। सारे लोग उसके प्लान से एग्री करते हैं और वो लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं कि तभी जमीन हिलने लगती है और उसके अंदर से जैसी छोटी छोटी क्रिएचर्स थी वैसी एक बहुत बड़ी क्रिएचर निकल कर आती है, जिसकी गुस्से वाली आवाज से एक मिनट के लिए वो सभी लोग डर जाते हैं। लेफ्टिनेंट सब लोगों को वहाँ से भागने का कहती है और खुद उस क्रिएचर को मारने लग जाती है, पर यहाँ अब वो क्रिएचर जैसे ही उस पर अटैक करने वाला था तो वो जमीन पर स्लाइड करते हुए अपने आप को बचाती है और मॉन्स्टर से दूसरी तरफ जाकर उस पर दोबारा अटैक करती है। और उसी टाइम वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल का यूज करते हुए उस लेफ्टिनेंट को दूर गिराता है और दूसरी तरफ मुड़कर अब फी को पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर फी को घुमाकर दूर गिराता है और अब उसे मारने ही वाला था कि अचानक वो रुक जाता है और फी देखता है कि उसे सोल्जर्स ने बचाया है। अब सभी लोग उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे थे और उनमें से एक सोल्जर उस मॉन्स्टर की अटेंशन डाइवर्ट कर रहा था, लेकिन एलियन गुस्से में उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से उसकी गन गिर जाती है और जैसे ही वो अपनी गन को लेने के लिए नीचे बैठता है तो एलियन अपना टेंटिकल उसकी बॉडी में स्टैब कर देता है। सभी लोग अपने साथी को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे और वो सोल्जर अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए उन सबको यहाँ से बचकर भागने का कह रहा था। इसके बाद हम सब लोगों को सबवे स्टेशन के अंदर देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये स्पेशल सोल्जर्स एक स्पेशल मिशन पर हैं। उन्होंने उस मेन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई है, जिस मॉन्स्टर ने पूरी दुनिया में ये क्रिएचर्स फैलाई थी। और अब क्योंकि कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर अब दोबारा यहाँ आने वाला था, तो उन लोगों का प्लान था कि उसके क्रिएचर रिलीज करने से पहले ही वो उसको मार देंगे। लेकिन क्योंकि इन सोल्जर्स का साथी यहाँ पर मर गया था, तो बाकी सोल्जर्स बहुत ज्यादा दुखी थे और उनमें से एक सोल्जर तो ये भी कह देता है कि अब हमें ये मिशन नहीं करना और साथ ही वो अपनी फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार फेई को कहता है। यहाँ कैप्टन उनकी लड़ाई खत्म करता है और कहता है कि अब हमें मिलकर वो मिशन कंप्लीट करना होगा ताकि उनकी फ्रेंड की मौत बेवजह न रहे। यहाँ पर फेई को भी एहसास होता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो रही है और वो अब सोल्जर्स की मदद करने के लिए उनको वो खुफिया रास्ता बताता है, जिस रास्ते से वो चीजें स्मगल किया करता था। वो सभी लोग उस टनल से होते हुए अंडरग्राउंड सिटी में जा रहे थे कि तभी वहाँ पर वो क्रिएचर्स अटैक कर देती हैं और आखिर जब वो लोग अंडरग्राउंड सिटी तक पहुँचते हैं तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि मॉन्स्टर्स ने अब अंडरग्राउंड सिटी पर भी अटैक कर दिया था और यहाँ पर भी सारे लोग मर गए थे। और अब वो लोग चलते चलते एक सोल्जर की डेड बॉडी तक पहुंचते हैं, जहां उसकी वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आ रही थी। कैप्टन जल्दी से वो वॉकी टॉकी उठाकर रिस्पॉन्ड करता है और यहाँ कंट्रोल सेंटर में सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर कोई सरवाइव भी कर रहा है। और अब कैप्टन को बताया जाता है कि वो मॉन्स्टर क्रैकन सिर्फ 3 मिनट में इस शहर के ऊपर आएगा। अब सिर्फ हमारे पास 3 मिनट है अपने मिशन को लॉन्च करने के लिए। वो सब लोग जल्दी से वेपन स्टेशन की तरफ निकलते हैं, पर यहाँ एक्सीडेंटली फेई और कैप्टन अपने बाकी साथियों से बिछड़ जाते हैं। अब फेई और कैप्टन वहाँ से भाग रहे थे कि उनके पीछे एक मॉन्स्टर लग जाता है और वो लोग हाइट से जंप कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर तो नीचे गिर जाता है। पर वो लोग अपने सामने ब्लॉक्स को पकड़ लेते हैं और उन पर चढ़ते चढ़ते वो लोग लॉन्चिंग गेट तक पहुंचते हैं। और यहाँ अगर उन्हें पता चलता है कि वो गेट लॉक है और यहाँ का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी खराब हो गया है। सासा लेफ्टिनेंट के साथ मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर एलियन क्रिएचर अटैक करना शुरू कर देती है, जिनसे बाकी सोल्जर्स लड़ रहे थे। सासा वो कनेक्शन ठीक कर लेती है और गैंगस्टर जैसे ही स्विच ऑन करने लगता है तो उसे करंट लग जाता है और उसका हाथ
पता चल जाता है। अब वो गैंगस्टर वो गेट हर हाल में खोलना चाहता था क्योंकि वो भी ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता था और इस काम के लिए वो अपना रोबोटिक हैंड यूज करता है। वो जैसे ही लीवर ऊपर कर गेट की तरफ बढ़ता है तो वो लीवर दोबारा नीचे गिर जाता है और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो लीवर को ऊपर करके रखेगा और सभी लोग उस गेट के अंदर जाएंगे। और दूसरी तरफ वो सोल्जर जो कि क्रिएचर से लड़ रहा था उस पर एक क्रिएचर अटैक कर देती है और वो मरते हुए सभी सोल्जर से कहता है कि तुम लोग गेट के अंदर जाओ और मिशन पूरा कर इंसानों को बचा लो। और सब लोग जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं तो वो सोल्जर उनकी आंखों के सामने अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है जिससे वहाँ पर मौजूद सारी क्रिएचर्स भी मर जाती हैं। जहाँ वो लोग अपने 3 साथियों के मरने पर बहुत ज्यादा दुखी थे और इसीलिए अब फोई जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है वो जोश में आ जाता है और वो कहता है कि हमारी साथियों की मौत जाया नहीं होगी बल्कि हम अब हर हाल में उस क्रैकन को मारेंगे और उसकी तबाही से इस दुनिया को बचा लेंगे। कैप्टन अब अपनी डिवाइस लॉन्च के अंदर डालता है। वो लॉन्च डिवाइस एक ऐसी जगह पर लगाई गई जहाँ ठीक ऊपर से क्रैकन ने गुजरना था और क्रैकन के आते ही वो लोग अपनी मिसाइल से उसे मारना चाहते थे। हेडक्वार्टर से मिशन स्टार्ट होने का ऑर्डर मिलता है और हर शहर से एनर्जी उस लॉन्च मशीन को दी जाती है जिससे उसके अंदर लाइट्स ऑन होती हैं और एक बहुत बड़ी लेजर बीम आसमान की तरफ ट्रेवल करती है जो कि सीधा जाकर मॉन्स्टर पर अटैक कर रही थी और उसको मारने ही वाली थी कि तभी एनर्जी की कम होने की वजह से वो लॉन्च मशीन रुक जाती है और वो क्रैकन अपने पेट में एक बड़े से सुराख के साथ जिंदा रह जाता है। वो लोग अपनी हार को मानने ही वाले होते हैं कि अचानक फेई बोलता है। वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि हम इतनी बड़ी लॉन्च मशीन से ही उस ड्रैगन को मारें। हम अगर अपना बनाया हुआ वेब उस लॉन्च मशीन में डाले बगैर भी उस ड्रैगन के मुंह के अंदर डालें तो भी ड्रैगन मर सकता है। और इस काम के लिए उन्हें एक फ्लाइंग कार की जरूरत थी जो कि इस लॉन्च मशीन की लिफ्ट के जरिए आसमान में ड्रैगन तक जाएगी। कैप्टन अपने कमांडर को सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो उन्होंने प्लान बनाया था और उनको बस अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी जो कि वो बहुत से शहरों से लेकर उस लॉन्च सेंटर को दे सकते थे। और अब कमांडर भी ये खतरा लेने के लिए तैयार हो जाता है और अब मूवी का मेन कैरेक्टर फेई अपना वेपन लेकर कार के अंदर बैठता है और उसे लॉन्च मशीन की लिफ्ट के जरिए ऊपर की तरफ उड़ा दिया जाता है। फेई उस क्रिएचर क्रैकन के अंदर से निकलने वाली क्रिएचर से बचते हुए उस तक पहुंचने ही वाला था कि तभी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है पर लकीली फेई बच जाता है और एक फ्लाइंग स्केटबोर्ड के जरिए वो उस वेपन को लेकर क्रिएचर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही क्रैकन के पास पहुंचता है तो उसके मुंह में वो वेपन फेंक देता है जिसके उसके मुंह में जाने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे क्रैकन भी मर जाता है और उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली सारी क्रिएचर्स भी इस दुनिया पर मर जाती हैं क्योंकि क्रैकन ही उनकी क्वीन थी और जब क्वीन को मार दिया गया था तो उसकी बाकी सारी क्रिएचर्स खुद ब खुद मर गई थी। यहाँ सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट हो गया था और लोग हमेशा हमेशा के लिए उस क्रैकन के खतरे से आजाद हो गए थे। पर यहाँ सासा बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो आज के बाद अपने दोस्त को नहीं देख सकती थी। सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अंडरग्राउंड सिटी से अब अर्थ की सरफेस पर मूव कर रहे थे। सासा सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश थी लेकिन अंदर से वो फेई को खोने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी और अब वो उदास होकर उस जगह पे जाती है जहाँ पर वो हमेशा फेई से मिला करती थी और यहाँ वो होता है जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। यानी यहाँ पर फेई अपनी कार में आता है जिससे हमें पता चलता है कि फेई उस दिन बच गया था और अब वो दोनों मिलकर अर्थ की सरफेस पर जाने की तैयारी कर रहे थे जहाँ पे उन लोगों का फ्यूचर था और यही दिखाते हुए ही ये मूवी एंड हो जाती। मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि दूर पहाड़ों के दरमियान एक माउंटेन किंग रहता है और वो अभी सो रहा है और अगर कोई वहाँ पर जाए तो वापस नहीं आता। और यहीं पर हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जिसमें हम एक प्रिंसेस को देखते हैं। अगर इस प्रिंसेस की शादी 18 साल से पहले नहीं करवाई गई तो वो किंग माउंटेन मॉन्स्टर प्रिंसेस को उठाकर ले जाएगा और इस प्रिंसेस का नाम क्रिस्टीन है। और क्रिस्टीन के फादर उसकी शादी दूसरे राजकुमार फ्रेडरिक से करवाना चाहते थे लेकिन क्रिस्टीन शादी से मना कर देती है। उसके फादर उसको कहते हैं कि कल तुम्हारी सालगिरह है और कल तुम पूरे 18 साल की हो जाओगी, इसीलिए तुम्हें शादी करना होगी। लेकिन क्रिस्टीन अपने फादर की बात को नहीं मानती। वो अपना कैसल छोड़कर जंगल में निकल आती है और इधर जंगल में हम एक लड़के एस्पिन को देखते हैं जो कि एक गरीब आदमी का बेटा था और वो खाने की तलाश में जंगल में आया था और वहीं पर वो अचानक से क्रिस्टीन के घोड़े को देखकर घबरा जाता है और डरकर पानी में गिर जाता है और यहाँ पर क्रिस्टीन उसकी मदद करती है। फिर एस्पिन क्रिस्टीन को खाने के लिए पूछता है और इधर क्रिस्टीन यहाँ पर इतनी ज्यादा भूखी थी वो एस्पिन का सारा खाना खा जाती है और इधर एस्पिन क्रिस्टीन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और क्रिस्टीन खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एस्पिन उसको चाहते हुए अपना नाम बताता है पर क्रिस्टीन थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसको अपना नाम नहीं बताती। इसके बाद एस्पिन वापस घर आता है और उसके फादर उससे खाने की चीजें मांगते हैं लेकिन एस्पिन के पास सिर्फ एक सेब ही बचा था और उसके फादर एस्पिन से नाराज हो जाते हैं। इसके बाद वो एस्पिन के बाकी दोनों भाइयों को जंगल में भेजते हैं खाना लाने के लिए। इसके बाद एस्पिन जब
रात को घर में अकेला होता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद इर्द गिर्द कोई मॉन्स्टर है और अब वो एक तार पर आग को लगाकर उसको घुमाने लगता है और अब उस तार की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह भी एस्पेन वहाँ से बचकर निकल आता है। और दूसरी तरफ हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो कि रात को जंगल में घूम रही थी। तभी उसको वहाँ पर किसी की आवाज आती है। उसका घोड़ा डर जाता है और उसको गिराकर वहाँ से भाग जाता है और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर क्रिस्टीन को अपने साथ ले जाता है। और इधर दूसरी तरफ एस्पेन के फादर जब घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि सारा घर जल चुका था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एस्पेन उनको बताता है कि ये सब एक मॉन्स्टर की वजह से हुआ है, मैंने उसको देखा है। इसके बाद फ्रेडरिक अपने साथियों के साथ आ जाता है और अब एस्पेन से क्रिस्टीन के बारे में पूछता है और सब लोग उसको ना में जवाब देते हैं। अब एस्पेन यहाँ पर समझ गया था कि वो जिस लड़की से जंगल में मिला था वो प्रिंसेस क्रिस्टीन थी। और जब प्रिंस फ्रेडरिक एस्पेन से पूछता है तो वो घबरा जाता है और अब फ्रेडरिक को एस्पेन पर शक हो गया था। वो एस्पेन पर तलवार को रख देता है और कहता है कि मुझे क्रिस्टीन के बारे में जल्दी बताओ। और एस्पेन के फादर फ्रेडरिक को बताते हैं कि एस्पेन को मॉन्स्टर्स नजर आते हैं और फ्रेडरिक और उसके साथी इस बात पर हंसने लगते हैं कि एस्पेन अभी भी पुरानी बातों पर यकीन करता है। और अब एस्पेन फ्रेडरिक से सवाल करता है कि तुम क्रिस्टीन का क्या करोगे। फ्रेडरिक उसको बताता है कि मैं क्रिस्टीन से शादी करूंगा और शादी कर उसके कैसल को अपना बनाऊंगा और उसके बाद उसको मार दूंगा और जो भी उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगा मैं उसको इनाम दूंगा। और अब फ्रेडरिक के जाने के बाद एस्पेन के फादर अपने दोनों बेटों को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमें क्रिस्टीन को ढूंढना होगा जिसकी वजह से हमें इनाम मिलेगा और हम अपना घर दोबारा से बना सकते हैं। इसके बाद एस्पेन अपने फादर से पूछता है कि वो क्या करे और एस्पेन के फादर एस्पेन को कहते हैं कि तुमने जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन अब दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। ये सुनकर एस्पेन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी एस्पेन अपने फादर के मना करने के बावजूद अपने भाइयों के साथ चला जाता है। और अब उसको जंगल में रास्ते में एक मिरर मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद इन तीनों को रास्ते में एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद मांग रही थी, लेकिन एस्पेन के भाई इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते, वो आगे चले जाते हैं। लेकिन एस्पेन अकेला इस आवाज के पीछे जाता है और अब उस रास्ते में एस्पेन को एक डाइन दिखाई देती है जिसकी एक बहुत लंबी नाक थी और वो लकड़ी में फंस गई थी। और अब एस्पेन उस डायन की मदद करता है और वो डायन एस्पेन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और एस्पेन उसको बताता है कि हम प्रिंसेस क्रिस्टीन को ढूंढने निकले हैं। और वो डायन एस्पेन को बताती है कि प्रिंसेस को माउंटेन किंग एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उठाकर ले गया है और अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो वो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें उस मॉन्स्टर को मारना होगा और वो मॉन्स्टर सिर्फ एक ही चीज से मरेगा जो है एक जादुई तलवार और जो एक नदी के नीचे है। और एस्पेन उस डायन से पूछता है कि मुझे नदी कहाँ पर मिलेगी, जिस पर डायन उसको एक जादुई मैप देती है और कहती है कि इसी रास्ते पर जाकर तुम्हें वो नदी मिलेगी। अब वहीं दूसरी तरफ किंग के पास एक आदमी आता है और वो उनको बताता है कि किंग की बेटी यानी प्रिंसेस क्रिस्टीन को माउंटेन मॉन्स्टर उठाकर ले गया है। और दूसरी तरफ हम एस्पेन के भाइयों को देखते हैं जिन्हें रास्ते में कुछ गोल्डन एप्पल्स मिलते हैं और उसके दोनों भाई उस बास्केट में से एक एक एप्पल को उठाकर खा लेते हैं। इसके बाद जब वो उस एप्पल को खा लेते हैं तो उनके पास कुछ लड़कियां आती हैं और उनको कहती है कि तुम हमारे साथ चलो। और अब वो दोनों उन लड़कियों की बातों में आकर उनके साथ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ एस्पेन मैप के रास्ते पर जा रहा था और आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। वहीं पर एस्पेन को भी एक गोल्डन एप्पल मिलता है और जब एस्पेन उस एप्पल को खा लेता है और उस एप्पल के खाते ही सामने एक गुफा खुल जाती है और अब एस्पेन उस गुफा के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके भाई भी हैं और वो उन लड़कियों के साथ खाना खा रहे हैं। और तभी एक लड़की उसको भी खाने पर बुलाती है, लेकिन एस्पेन को यहाँ पर खाने की जगह बहुत ज्यादा कीड़े नजर आ रहे थे। और तभी एक लड़की उसको एक गोल्डन एप्पल देती है, लेकिन एस्पेन को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए एस्पेन उस एप्पल को खाने का नाटक करता है और उस एप्पल को नीचे गिरा देता है। और अब जब एस्पेन ने एप्पल को नहीं खाया था तो एप्पल ना खाने की वजह से एस्पेन को सब कुछ सच नजर आने लगा था, वो सब लड़कियां डायन थी। और जब एस्पेन को ये सब कुछ पता चलता है तो वो दोनों अपने भाइयों को बचाकर गुफा से बाहर ले आता है। तभी एक डायन उन पर अटैक करती है, लेकिन वो बचकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। और एस्पेन अपने भाइयों को रास्ते में बताता है कि जैसे ये डायन थी वैसे ही बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है, क्योंकि वो मॉन्स्टर सिर्फ रात को निकलता है और अगर वो दिन में निकलेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। और दूसरी तरफ हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो कि एक गुफा में बंद थी और उस गुफा से बाहर जाने का सिर्फ एक ही छोटा सा रास्ता था जो कि काफी ऊंचा था। और अब उस गुफा में वो मॉन्स्टर एक होल से अपना हाथ निकालता है और क्रिस्टीन को कुछ खाने के लिए हड्डियां देता है, जिसे क्रिस्टीन खाने का बहाना करती है और उस मॉन्स्टर को कहती है कि ये बहुत ही मजे की है। और दूसरी तरफ एस्पेन और उसके भाई मैप को फॉलो करते हुए एक होटल की तरफ आते हैं और उस होटल में फ्रेडरिक
फ्रेडरिक भी था और अब वो उस होटल में पहुंच जाते हैं और इसके बाद एस्पेन उस जादुई मैप से तलवार का रास्ता पूछता है और तभी एस्पेन को फ्रेडरिक का एक साथी देख लेता है और फ्रेडरिक एस्पेन के पास आकर क्रिस्टीन के बारे में पूछता है और यहाँ पर फ्रेडरिक एस्पेन से वो मैप मांगता है और एस्पेन को कुछ पैसे भी देता है, जिस पर एस्पेन का भाई उसको कहता है कि तुम फ्रेडरिक को वो मैप दे दो, लेकिन एस्पेन फ्रेडरिक को मैप देने से इनकार कर देता है, जिस पर फ्रेडरिक को गुस्सा आता है और एस्पेन टेबल पर पड़ा खाना फ्रेडरिक के मुंह पर मार देता है और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बहुत ही लंबी फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी फ्रेडरिक का पाँव एक आदमी के खाने पर पड़ जाता है और उस आदमी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रेडरिक को दूर कहीं फेंक देता है और इस बात का फायदा उठाकर एस्पेन और उसके भाई उस होटल से भाग जाते हैं, लेकिन फ्रेडरिक और उसके साथी एस्पेन और उसके भाइयों का पीछा करते हुए उनके पीछे आ जाते हैं और एस्पेन और उसके भाई अब एक खाई की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर आगे जाने का भी कोई रास्ता नहीं था और अब एस्पेन और उसके दोनों भाई खाई में कूद जाते हैं। इसके बाद एस्पेन का भाई उससे लड़ता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और फ्रेडरिक हमारा दुश्मन बन चुका है और अब इस बात पर एस्पेन और उसके भाई का झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसका दूसरा भाई उन दोनों को रोक लेता है। इसके बाद वो एस्पेन से मैप लेकर आगे बढ़ते हैं और तभी रास्ते में एस्पेन को एक भालू की खाल मिलती है। वो उसको अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसके भाई उसको मना कर देते हैं और अब एस्पेन और उसके दोनों भाई एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत ज्यादा फोग थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एस्पेन इस बात को नहीं सोचता और वो आगे बढ़ जाता है और अब एस्पेन और उसके दोनों भाई अलग हो जाते हैं और उसके दोनों भाई जैसे ही एस्पेन से अलग होते हैं तो वहाँ पर फ्रेडरिक और उसके साथी उनको पकड़ लेते हैं और एस्पेन के बारे में पूछते हैं, जिस पर एस्पेन के दोनों भाई झूठ बोलते हैं कि एस्पेन मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ एस्पेन को वो नदी मिल चुकी थी और अब वो उस नदी के अंदर जाकर उस तलवार को बाहर निकाल लाता है और अब जब वो तलवार लेकर वापस आता है तो उसे रास्ते में उसके भाई मिलते हैं जिनको फ्रेडरिक ने पकड़ लिया था और अब फ्रेडरिक के पास मैप भी आ चुका था और अब एस्पेन उसी भालू का खोल चढ़ाकर उनको डराने जाता है और इस बात से वहाँ पर सभी लोग डर भी जाते हैं, लेकिन भालू का खोल पहनने की वजह से एस्पेन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और अब इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब फ्रेडरिक को पता चल गया था कि यही एस्पेन है और अब फ्रेडरिक एस्पेन से उस माउंटेन किंग तक पहुँचने का रास्ता पूछता है, जिस पर एस्पेन उसको कहता है कि तुम क्रिस्टीन को बचाकर क्या करोगे और फ्रेडरिक उसको बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मुझे सिर्फ क्रिस्टीन का कैसल चाहिए, इसके बाद मैं क्रिस्टीन को मार दूंगा। और फिर जब रात को वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से फ्रेडरिक और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं और एस्पेन और उसके भाई भी वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पर किंग माउंटेन मॉन्स्टर आ गया था। वो फ्रेडरिक के एक साथी को खा जाता है और दूसरी तरफ एस्पेन अपने भाइयों के साथ एक गुफा में छुप जाता है और किंग माउंटेन मॉन्स्टर फ्रेडरिक और एस्पेन के भाई को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है और यहाँ पर आकर फ्रेडरिक बहुत ज्यादा डर जाता है और जब वो उस गुफा में प्रिंसेस क्रिस्टीन को देखता है तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। पर एस्पेन का भाई क्रिस्टीन को सब कुछ बता देता है। वो क्रिस्टीन को बताता है कि फ्रेडरिक झूठ बोल रहा है, वो शादी के बाद तुम्हें मार देगा और वो तुम्हारे कैसल को सिर्फ चाहता है। और अब क्रिस्टीन ये सब कुछ जानकर फ्रेडरिक के सर पर एक हड्डी को मारकर उसको बेहोश कर देती है और अब क्रिस्टीन उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं एस्पेन का भाई हूँ। ये सुनकर क्रिस्टीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या एस्पेन हमें यहाँ पर बचाने आएगा। एस्पेन का भाई क्रिस्टीन से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हमें एस्पेन यहाँ पर जरूर बचाने आएगा। और दूसरी तरफ हम एस्पेन और उसके भाई को देखते हैं जो कि एक कांच की बोतल में कुछ जुगनू को जमा करते हैं और उसे लाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर वो लोग किंग माउंटेन मॉन्स्टर की गुफा में आ गए थे और यहाँ पर बहुत ज्यादा रास्ते थे और वो अब एक रास्ते को सेलेक्ट कर उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं और जब वो उस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो एस्पेन का पाँव एक होल में फंस जाता है और उसी होल में वो अपनी तलवार से लटक जाता है और उसी होल के अंदर से उसे अपना भाई और क्रिस्टीन नजर आते हैं। इसके बाद एस्पेन उन दोनों को एक रस्सी की मदद से ऊपर खींच लेता है और इसके बाद वो उन सब लोगों को बचा लेता है और अब जब वो गुफा से बाहर आने वाले थे तो रास्ते में वही किंग माउंटेन मॉन्स्टर सो रहा था और अब वो सब लोग उसको जगाए बगैर उसकी पूंछ के ऊपर से गुजरकर बाहर आ जाते हैं और अब फ्रेडरिक वहाँ पर घबरा जाता है और वो कूदते हुए उस मॉन्स्टर की दुम पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो माउंटेन मॉन्स्टर जाग जाता है और अब सब लोग गुफा के ऊपर चढ़ गए थे ताकि वो माउंटेन मॉन्स्टर उन तक ना आ सके, लेकिन वो भी चढ़कर उनके पीछे आ जाता है और अब एस्पेन अपनी तलवार से उस माउंटेन मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। वो माउंटेन मॉन्स्टर अपने हाथ से उसकी तलवार को पीछे फेंक देता है और अब सभी लोग उस माउंटेन मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, पर उस अटैक का उस माउंटेन मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता और वो उन सबको खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब कुछ ही टाइम के बाद सुबह होने वाली थी और उस माउंटेन मॉन्स्टर को मारने का एक ही रास्ता था और अब एस्पेन अपने बैग से वही मिरर को निकालता है जो कि उसे जंगल में मिला था और अब वो सूरज की तरफ कर उस माउंटेन मॉन्स्टर पर उसका रिफ्लेक्ट करता है
है और उस रिफ्लेक्शन की वजह से वो माउंटेन मॉन्स्टर पत्थर का बन जाता है और जब वो नीचे गिरता है तो टुकड़ों में बिखर जाता है। और अब दूसरी तरफ वहीं फ्रेडरिक को वो डायन दिखाई देती है और फ्रेडरिक उस डायन को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो और वो अपने कैसल का पता पूछता है, लेकिन डायन उसको गलत पता बता देती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एस्पेन और क्रिस्टीन कैसल पहुंच जाते हैं और किंग और क्वीन अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए एस्पेन और उसके भाइयों को थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद एस्पेन और उसके दोनों भाई दोबारा से अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन तीनों को देखकर उसके फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एस्पेन से माफी भी मांगते हैं। और फिर एस्पेन इनाम में दिए गए पैसे अपने फादर को दे देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद अब वो लोग अपना घर दोबारा से बनाने लगते हैं और तभी वहाँ पर क्रिस्टीन भी आ जाती है और अब क्रिस्टीन एस्पेन को लेकर अपने साथ जंगल में घूमने चली जाती है। और दूसरी तरफ हम फ्रेडरिक को देखते हैं, जो कि उस डायन के गलत रास्ता बताने की वजह से जंगल में भटक गया था और वहीं पर फ्रेडरिक को वो गोल्डन एप्पल मिलता है और वो बगैर सोचे ही उस एप्पल को खा लेता है। और अब वहाँ पर भी वही लड़कियां आकर फ्रेडरिक को अपने साथ ले जाती हैं, जो कि हमने पहले देखा कि वो डायन थी और इस बारे में फ्रेडरिक को कुछ भी नहीं पता था। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती। शो स्टार्ट एक फ्लैश फॉरवर्ड से होता है जब सितंबर का मंथ था और हर तरफ स्नो गिरा हुआ था और यहीं पर हम ढेर सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि स्नो में क्रोलिंग कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम मिलिट्री को देखते हैं जो कि अपने वेपन्स के साथ वेट कर रही थी। और इसी दौरान हम एक इंसान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, जिस पर सोल्जर्स उसको फायर करते हैं, लेकिन उस इंसान को कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इस इंसान से हमें इस शो की स्टोरी का पता चलता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम अगस्त के मंथ को देखते हैं और यहाँ पर हम छा ह्यून सू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा लोनली और डिप्रेस था और वो एक ग्रीन होम नाम के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ आने के बाद वो अपार्टमेंट की छत पर जाता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है और यहीं पर उसकी नेबर आ जाती है जिसका नाम ली यून यो होता है। और छा ह्यून सू की नेबर उसको ऐसा करने से रोक लेती है और वो उसको कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो दूसरे अपार्टमेंट के लोगों को भी इसका नुकसान होगा। और इसी दौरान हम इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका मैनेजर उसको सही तरह से ट्रीट नहीं करता। और तभी वहाँ पर एक रेजिडेंट आती है, वो उस सिक्योरिटी गार्ड को एक खराब सी मछली खाने के लिए दे देती है और वो मछली खाने के बाद उस सिक्योरिटी गार्ड को नोज ब्लीडिंग होने लगती है। और इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करने लगता है। और इस एपिसोड में हम अपार्टमेंट के कुछ और लोगों को भी देखते हैं और यहीं पर हम एक औरत को भी देखते हैं जिसकी एक बच्ची रोड एक्सीडेंट में मर गई थी और वो औरत अभी भी अपनी बच्ची का स्टॉलर लेकर घुमा करती थी, यानी कि वो अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकी थी। और यहीं पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो इस औरत से मिलती है और ये लड़की एक मैजिशियन थी। इसके बाद हम एक और रेजिडेंट जंग जे ह्यून को देखते हैं और वो उस लड़की को इस औरत के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है। और हम यहाँ पर पियोन सैंग हुक से भी मिलते हैं और इसके पास हम एक टेप से कवर्ड एक बॉडी को देखते हैं जिसको ये बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। और इसके बाद हम यून छू को देखते हैं जिसको एक गेम टेस्टिंग के लिए बुलाया गया था और हम देखते हैं कि ये वही डेट थी जिसमें यून सू ने अपने सुसाइड को अटेम्प्ट किया था। यून सू बहुत ही ज्यादा अजीब था, वो बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो हर वक्त काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहता था। यून सू अपने नूडल्स की डिलीवरी को लाने के लिए अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और वो देखता है कि उसके नूडल्स हर तरफ बिखरे हुए हैं। तभी यून सू की नजर उसकी नेबर पर पड़ती है और यून सू इस बात को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसकी नेबर अपनी कैट को खा रही थी। यून सू ये देखकर अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और वो लड़की उसके डोर पर नॉक करती है और देखते ही देखते यून सू इस बात को नोटिस करता है कि उसको नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो लड़की एक अजीब से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। इसके बाद वो दूसरे रेजिडेंट के डोर पर जाती है और उसके भी डोर को नॉक करती है। और इसी दौरान हम अपार्टमेंट के नीचे इयोन हियोक को देखते हैं जिसके चारों तरफ अपार्टमेंट के लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि अपार्टमेंट को किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। और यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फायर फाइटर थी। वो लड़की मैनेजमेंट के ऑफिस जाकर हेल्प के लिए कॉल करती है लेकिन लाइन सभी बिजी थी। और यहीं पर हम अपार्टमेंट के बाहर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी एक बहुत ही बड़ी टंग थी और जब रेजिडेंट गेट को खोल देते हैं तो वो मॉन्स्टर अपने टंग से लोगों को मारने लगता है। इयोन हियोक और उसके साथ वो लड़की जो फाइटर थी उस गेट को बंद कर देते हैं और उस अजीब से मॉन्स्टर को बाहर रखने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस पॉइंट पर रेजिडेंट देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट के बाहर एक नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर हैं और वो मॉन्स्टर सभी प्रोटीन के लिए भूखे हैं। और इसी दौरान दोबारा से हम यून छू को देखते हैं जो अभी भी अपने अपार्टमेंट में था और अब उसको भी नोज ब्लीडिंग हो रही थी। और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में हमें यून सू के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है और हम देखते हैं कि यून सू काफी ज्यादा डिप्रेस्ड
रहता था। उसके डिप्रेस की वजह ये थी कि उसने अपनी पूरी फैमिली को कार क्रैश में खो दिया था और वो तब से और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। और जब योनसू अपने नेबर को ढूंढते हुए बाहर आता है तो वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसी की एक नेबर उसको गार्ड कर रही थी। और अब तक ये न्यूज चारों तरफ फैल चुकी थी कि जब कोई इंसान मॉन्स्टर बनता है तो सबसे पहले उसको नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है। और योनसू को भी ये इन्फेक्शन हो चुका था, लेकिन उसको किसी ने नहीं काटा था। और दूसरी तरफ हम सैंग हुक को देखते हैं जिसको एक मॉन्स्टर काट लेती है और वो मॉन्स्टर वही लड़की थी जो योनसू की नेबर थी। और सैंग हुक उस मॉन्स्टर को मार देता है और वो उसको मारकर ऐसे चला जाता है जैसे उसकी बाइट से उसे कुछ भी ना हुआ हो। लेकिन जब सैंगहुक नीचे आता है तो रेसिडेंट उसको बेहोश कर बांध देते हैं और एक पॉइंट पर तो उसको मार देना चाहते थे, लेकिन सैंगहुक वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम एक रेसिडेंट को देखते हैं जो अपनी तलवार से एक मॉन्स्टर के सर को अलग कर देता है, लेकिन उसके बाद भी वो मॉन्स्टर जिंदा था, लेकिन अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और अब यही मॉन्स्टर योनसू के अपार्टमेंट तक पहुँच जाता है और योनसू उसको देख कर चुपचाप अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। और अब योनसू अपने एक नेबर के पास जाता है और उस नेबर के पास से उसको एक वेपन मिलता है और अब वो उसको यूज कर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को स्टैब कर देता है और इसके बाद वो इस वेपन को लेकर अपने नेबर के बच्चों को बचाने जाता है जिनके फादर को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था। और अब योनसू उन बच्चों को उनके घर से बाहर निकालता है, लेकिन रास्ते में योनसू को फिर से नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो अब बच्चों को खुद से दूर जाने के लिए कहता है। और यहाँ पर योनसू को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और हम देखते हैं कि उसकी आईज पूरी तरह से ब्लैक हो गई हैं। और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम योनसू की फैमिली के एक्सीडेंट के बारे में जानते हैं। असल में एक्सीडेंट के दौरान योनसू भी कार में ही था, मगर योनसू के डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके फैमिली मेंबर्स मर गए थे। और फिर इस एक्सीडेंट के बाद योनसू की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और उसकी अनस्टेबल मेंटल कंडीशन की वजह से उसको विजन्स वगैरह आया करते थे। और अब प्रेजेंट में योनसू एक और विजन को देखता है और यहाँ पर वो एक अपना हमशक्ल देखता है जिसकी आईज पूरी तरह से ब्लैक थी, लेकिन ग्रीन होम में जहाँ पर रियल योनसू था। और तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और योनसू दोबारा से रियलिटी में आ जाता है। वो मॉन्स्टर अब उन बच्चों पर अटैक करने वाला था और अब योनसू उस मॉन्स्टर का मुकाबला करता है और बच्चों को वहाँ से भाग जाने का कहता है। और तभी वहाँ पर योनसू के कुछ नेबर फ्रेंड आ जाते हैं और वो योनसू को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि योनसू उन दोनों बच्चों को सेव करने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों बच्चों के सामने एक और मॉन्स्टर आ गया था। वो वही मॉन्स्टर था जिसका आधा सर काट दिया था। और तभी वहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर जिससे योनसू बचकर निकला था और वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ गया था। और अब इन दोनों मॉन्स्टर की आपस में फाइट हो जाती है। अब इनमें से एक मॉन्स्टर उस सरकटे मॉन्स्टर को हरा देता है और अब वो मॉन्स्टर फिर से बच्चों की तरफ आता है और अब उन बच्चों को वो औरत प्रोटेक्ट करती है जो हर वक्त अपने बच्चे का स्ट्रॉलर लेकर घुमा करती थी। और उस वक्त उस औरत को अपने बच्चे का ख्याल आता है और वो डिसाइड करती है कि वो उन दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी। अब वो बच्चे वहाँ से भाग गए थे, लेकिन वो मॉन्स्टर उस औरत को बुरी तरह से मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो औरत खुद भी इन्फेक्टेड थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर उसको कुछ भी नहीं करता। और अब योनसू उन बच्चों को ले जाता है और दूसरी तरफ योनसू के फ्रेंड्स उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके विंडो से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। और अब ये सब लोग उसी नेबर के घर पर इकट्ठा होते हैं जिस नेबर ने योनसू को वेपन दिया था और वहीं पर वो सब लोग योनसू को डिस्कस करते हैं क्योंकि योनसू पहले ही इन्फेक्टेड था। और दूसरी तरफ हम कुछ और रेसिडेंट को देखते हैं जो कि न्यूज सुन रहे थे। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि इस कंट्री के प्रेसिडेंट को भी नोज ब्लीडिंग हो रही थी और उन्हें उनकी सिक्योरिटी टीम कंट्रोल करती है क्योंकि वो वायलेंट हो गए थे। और इसी एपिसोड में हम एक औरत मिसेस चा को देखते हैं जो अपनी बेटी को अपार्टमेंट के अंदर लाना चाहती थी जो स्कूल से वापस आ रही थी। और मिसेस चा अपार्टमेंट का गेट खोल देती हैं, लेकिन इससे पहले उनकी बेटी एक मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है और इसी दौरान उनकी बेटी को बचाते हुए एक सोल्जर भी मारा जाता है। इसके बाद रेसिडेंट फिर से गेट को बंद कर देते हैं और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स अपार्टमेंट के बाहर घूम रहे हैं और रेसिडेंट सभी अपार्टमेंट में लॉक्ड हैं। और इस एपिसोड में हम एक नर्स यूरी को देखते हैं और उसके एक बूढ़े पेशेंट को देखते हैं जो लोग अपने फ्लोर से नीचे आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम रेजिडेंट को देखते हैं जो कि न्यूज में देख रहे थे कि कंट्री में मार्शल लॉ एस्टैब्लिश कर दिया गया है और मिलिट्री के लोग इस बात को बताते हैं कि मैं लेमन टी पी रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है, यानी वो यहाँ पर माया की बात कर रहा था। वो बताता है कि माया ने अपनी बहन यानी मिया को मार दिया। तो फोनिक्स उससे पूछता है कि उसने किस चीज से मारा, तो वो कहता है कि उसने एक क्लॉक से मारा था उसे। तो फोनिक्स कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक क्लॉक है, क्योंकि दिखने में तो वो एक स्टैचू है। और ये बात वो जज से भी कहता है कि दिखने में आपको ये क्लॉक लग रहा है या फिर स्टैचू। तो वो कहता है कि स्टैचू लग रहा है। तो फोनिक्स कहता है कि यही तो बात है और इसे कैसे पता कि ये क्लॉक है, क्योंकि इसका हेड घुमाने से ही सिर्फ पता चलता है कि ये क्लॉक है।
इसके बाद वो जज से कहता है कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करें। यहाँ पर माया बताती है कि मेरी बहन ने मुझे कॉल करके कहा था कि ये क्लॉक अभी काम नहीं करता। वहाँ जज जब उस क्लॉक को यूज करता है तो वो ठीक से काम नहीं करता। तब फोनिक्स उस विटनेस से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुमने इस क्लॉक की आवाज सुनी थी, जबकि ये क्लॉक तो ठीक से काम ही नहीं करती और ये बस एक स्टैचू की तरह है। इसके बाद फोनिक्स उस विटनेस से पूछता है कि तुमने इस क्लॉक को कहाँ देखा था और तुम इसके बारे में इतना कैसे जानते हो, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ ये क्लॉक तो बहुत कम जगहों पर ही सेल होती है। अब विटनेस को कुछ समझ नहीं आ रही होती और वो कह देता है कि मैं तो भूल गया। अब जज फोनिक्स से कहता है कि अब क्योंकि वो भूल गया है तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए आप इस बारे में अगर कुछ और बताना चाहते हैं तो बताएं। अब फोनिक्स उस विटनेस से पूछता है कि आप वहाँ पर कर क्या रहे थे, तो वो कहता है कि मैं विंडो पर इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि मुझे लैंप की गिरने की आवाज सुनाई दी गई थी और मैंने देखा कि वहाँ पर लैंप भी गिरा था। तब फोनिक्स उससे कहता है कि जहाँ पर खड़े होकर तुम देख रही थी वहाँ से तो लैंप दिखता ही नहीं और तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर लैंप है और वो गिर गया है। तभी प्रोसिक्यूशन विटनेस को बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि तुम उस ऑफिस में वायर टाइपिंग के लिए गए थे। तो विटनेस कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैं काफी टाइम पहले वहाँ पर वायर टाइपिंग के लिए गया था और तभी मैंने वहाँ पर लैंप देखा था। अब फोनिक्स को कुछ भी समझ नहीं आती कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसे उस लड़की की आवाज सुनाई देती है जिसकी डेथ हो गई है और वो उससे कहती है कि तुम केस नहीं हारे, तुम जीत चुके हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ में सबूत है। उसके हाथ में एक पेपर था जो कि उसी लैंप की रसीद थी, यानी कि उसकी बाइंग की। तब वो जज को बताता है कि ये लैंप तो मर्डर से कुछ टाइम पहले ही खरीदा गया था और ये आदमी वायर टैपिंग के लिए काफी टाइम पहले आया था, तो ये कैसे जानता है कि उस ऑफिस में लैंप पड़ा हुआ था। अब वो जज को कहता है कि ये कह रहा है कि इसने लैंप देखा था, लेकिन असल में तो ये मियाँ का मर्डर करने आया था। अब कोर्ट में शोर होने लगता है और इस केस का फैसला माया के हक में हो जाता है, यानी कि उस विटनेस ने ही उस लड़की का मर्डर किया था और माया जो कि मियाँ की बहन थी वो बेकसूर थी। अब जब उस विटनेस को ले जाया जा रहा होता है तो ये लड़की माया शोर मचा देती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा। वो कहती है कि बहुत सालों पहले तुमने मेरी माँ के साथ भी गलत करने की कोशिश की थी और अब तुमने मेरी बहन को मार दिया। यहाँ पर फोनिक्स माया से पूछता है कि कोर्ट में तुम कह रही थी ना कि 15 साल पहले तुम्हारी मदर के साथ किसी ने गलत किया था, तो बताओ उनके साथ ऐसा क्या हुआ था और तुम वैसा क्यों बोल रही थी। तो वो बताती है कि ये इंसान इन्हें जिसने की उसकी बहन को मारा है उसका नाम मिस्टर व्हाइट है। इसने एक आर्टिकल लिखा था और वो आर्टिकल इसने मेरी मदर के खिलाफ लिखा था क्योंकि वो एक केस में किसी आदमी का साथ दे रही थी। अब फोनिक्स इस केस के बारे में स्टडी करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इस केस में जिस आदमी की डेथ हुई थी वो उसकी फ्रेंड के फादर थे, यानी वही फ्रेंड जो पिछले केस में प्रोसिक्यूशन था, यानी कि उसका ओपोनेंट था, यानी कि माइल। अब इस केस को स्टडी करते करते वो सो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर माया आकर उसे एकदम से जगा देती है और बोलती है कि टीवी देखो। टीवी में न्यूज आ रही होती है कि एक आदमी का मर्डर हो गया है और इसमें अरेस्ट किया गया है माइल को। अब फोनिक्स फौरन माइल के पास जाता है क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था और वो उसकी हेल्प करना चाहता था। ये उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तब वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे लॉयर्स हैं और मैं किसी को भी अपने केस के लिए रख सकता हूँ। ये उसे काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब ये वहाँ से जा रहा होता है तब इसके पास एक आदमी आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि माइल का केस तुम ही लड़ो। तो फोनिक्स कहता है लेकिन माइल तो चाहता है कि मैं उसका केस ना लड़ूं। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, तुमसे अच्छा कोई भी उसका केस नहीं लड़ सकता। अब फोनिक्स भी उसका केस लड़ने का फैसला कर लेता है। अब फोनिक्स माया के साथ उस लेक पर जाता है जहाँ पर मर्डर हुआ था। वहाँ पर एक कैमरा होता है जो कि तभी पिक्चर बनाता है जब जोर से गॉड बोला जाता है, क्योंकि मर्डर के दौरान सामने एक कपल था जो कि पिक्चर बनवा रहा था। लेकिन तभी लेक से एक काफी बड़ी क्रिएचर उठी और ये भी न्यूज देखी गई कि वहाँ पर मर्डर हुआ है। इसके बाद फोनिक्स माइल के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे केस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और तभी हमें माइल की बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों के लंच बॉक्स की मनी जो कि उन्होंने इकट्ठी की थी वो चोरी हो गई थी और क्लास के सभी बच्चों ने फोनिक्स पर इल्जाम लगाया था। लेकिन तभी वहाँ पर माइल खड़ा हुआ था और उसने फोनिक्स को बचाया था। इसके बाद हमें क्लास में वो लड़का भी दिखाया जाता है जिसका स्टार्ट में केस फोनिक्स लड़ रहा था। तो फोनिक्स माइल को बताता है कि उस टाइम क्लास में तुमने मेरी हेल्प की थी और अब मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। इन शॉर्ट मैं इस केस को लड़ना चाहता हूँ। फोनिक्स माइल से कहता है कि मुझे सब बताओ कि उस रात क्या हुआ था और मुझ पर यकीन रखो। तब माइल कहता है कि उस रात मुझे एक आदमी ने बुलाया था और उसने कहा था कि वो मुझे मेरे फादर के केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा। वो और मैं बोट में थी, लेकिन तभी वो आदमी खड़ा हुआ और उसने मुझे गन पॉइंट पर कर लिया। वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन तभी मैं झुका और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ और उस आदमी की डेथ हो गई। नेक्स्ट सीन में हम फोनिक्स को माया के साथ देखते हैं, जहाँ पर फोनिक्स माया को बता रहा होता है कि मेरा प्रोसिक्यूटर यानी जो मेरे अपोजिट केस लड़ेगा उसने 40 साल से अब तक कोई भी
केस नहीं हारा और 40 सालों में उसने सिर्फ एक ही छुट्टी ली है। अब केस स्टार्ट होता है और पहली विटनेस वो लड़की लाई जाती है जो कि उस बड़ी सी क्रिएचर को देखने के लिए उस लेक के पास बैठी हुई थी। वो बताती है कि रात के टाइम मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई थी। वो कहती है कि मैंने देखा एक बोट में एक आदमी है जो कि दूसरे आदमी को शूट कर रहा है। वो बताती है कि मुझे वो आवाज 2 दफा सुनाई दी गई थी। इसके बाद वो माइल के पास खड़े होकर कहती है कि मैंने उस पर्सन को देखा था जिसने गोली चलाई थी, यानी मारने वाले इंसान को। अब फोनिक्स इस बात को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम कह रही हो कि तुमने उस आदमी को देखा है, और अगर हम इन पिक्स को देखें तो इसमें उस आदमी का फेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने उस आदमी को देखा था। यहाँ पर वो लड़की कंफ्यूज थी और वो बोलती है कि मैं बहुत खुश थी कि मैं किसी केस में जाऊंगी विटनेस बनकर। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि अब वो क्या कहे। उस लड़की के जाने के बाद जज प्रोसिक्यूटर से कहता है कि अब आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहता है कि बोट में 2 ही लोग थे, अब अगर एक इंसान मर गया तो जाहिर सी बात है कि दूसरे इंसान ने ही उसे मारा होगा। जिस पर फोनिक्स कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे एक ऑब्जेक्शन है। वो कहता है कि अगर एक इंसान मरा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान ने ही उसे मारा हो। ये जो इंसान मरा है वो खुद भी तो अपने आप को मार सकता है। सब लोग वहाँ पर शोर मचाने लगते हैं कि ये क्या कह रहा है। तब जज कहता है कि हम एक न्यू पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते और कहता है कि कल दोबारा कोर्ट का ट्रायल होगा। इसके बाद फोनिक्स और माया केस पर स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं और काफी चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तभी उन्हें एक घर मिलता है और ये घर उस बोट वाले आदमी का था जिसकी बोट पर मर्डर हुआ था। मर्डर होने वाले आदमी का नाम हेमंड था। नेक्स्ट सीन में हमें फोनिक्स का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि अपनी एक क्रिएचर बनाता है और वो उसके अंदर हवा भरता है, और वो ये भी बताता है कि जैसा कि बताया गया था कि लेक में क्रिएचर आई है, असल में वो क्रिएचर नहीं थी, वो बल्कि मेरा यही बनाया गया क्रिएचर था। वो कोई रियल क्रिएचर नहीं था बल्कि ये आर्टिफिशियल क्रिएचर था जो बाय मिस्टेक लेक में जाकर गिर गया और सबको लगा कि लेक में कोई क्रिएचर आ गया है। नेक्स्ट डे कोर्ट में उसी बोट के ऑनर को पेश किया जाता है जिसकी बोट पर मर्डर हुआ था। वो आकर बताता है कि रात को मुझे भी शूट की आवाजें आई थी, और वो ये भी बताता है कि मैंने इस आदमी को भी देखा था, यानी कि उसने माइल को देखा था जो कि कह रहा था कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी का मर्डर करूंगा। और जब उस बोट के ऑनर से उसका नाम पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझे कुछ मेमोरी इश्यूज हैं, मुझे अपना नाम याद नहीं रहता। फोनिक्स कहता है कि मुझे दोबारा से बोट के केयर टेकर से कुछ सवाल पूछने हैं, उसे दोबारा पेश किया जाए। लेकिन तभी पता चलता है कि बोट का केयर टेकर तो कहीं चला गया है, जिस पर ये सारे लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया है। इसके बाद उस दिन के लिए तो वहाँ कोर्ट की पेशी खत्म हो जाती है। यहाँ पर फोनिक्स के पास वो डिटेक्टिव आकर कहता है कि मैं किसी भी सूरत उस बोट के केयर टेकर को ढूंढ कर ही रहूंगा। यहाँ पर फोनिक्स भी उसके घर जाता है जो कि लेक के पास ही था, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर मर्डर का एक पूरा प्लान मिलता है, यानी एक पेज मिलता है जिसपे मर्डर करने का पूरा मेथड लिखा हुआ था, यानी कि मर्डर कैसे किया जाएगा। इसके बाद फोनिक्स माइल के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है, जहाँ पर माइल उसे काफी टाइम पहले की बातें बताता है, यानी जब उसकी फादर का मर्डर हुआ था। उसके फादर भी एक लॉयर ही थे। वो बताता है कि जब मेरे फादर केस लड़ रहे थे तब उनकी प्रोसिक्यूशन में यही वाला लॉयर था, यानी कि जो अभी फोनिक्स के सामने है, यानी जिसने 40 सालों में कोई भी केस नहीं हारा। हुआ ये था कि जब ये आदमी यानी जिसने कभी भी कोई केस नहीं हारा, जब इसे पता चलता है कि माइल के फादर केस जीत रहे हैं और उनके हाथ एविडेंस भी लग गए हैं, और ये वहाँ पर मौजूद था जहाँ पर कि माइल की फादर की डेथ हुई थी, और ये कहा जाता है कि माइल की फादर की डेथ माइल के हाथों ही हो गई। माइल के फादर से आकर एक आदमी लड़ने लगता है, और यहाँ पर जब ये बच्चा देख रहा होता है कि उसके फादर से कोई लड़ रहा है तो वो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी सब के बीच उसके हाथ से गोली चल जाती है। अब जब ये दोनों बातें कर ही रही होती हैं तभी वो लड़की यानी माया इनके पास आती है और इन्हें आकर बताती है कि वाइट का मर्डर हो गया है, यानी उसे किसी ने मार दिया है। अब केस में टोटल 3 दिन थे, यानी जिनमें एग्जामिनेशन की जाएगी। अब तीसरे दिन से पहले फोनिक्स इस केस के बारे में और ज्यादा स्टडी करता है और उसे यामिनी योगी के बारे में पता चलता है और उसकी वाइफ का नेम भी पता चलता है, और उससे पता चल जाता है कि योगी वही इंसान है जो कि उस केस में बच गया था। यहाँ पर हम माइल के फादर के केस की बात कर रहे हैं, और ये इंसान वही आदमी है जो कि बोट का केयर टेकर है। तीसरे दिन केस स्टार्ट होता है और वही डिटेक्टिव उस बोट के केयर टेकर को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर ले ही आता है। ये केयर टेकर बताता है कि मैं भागना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए खाना ढूंढना था। अब ये केयर टेकर अपने पेरेंट्स का नाम पोली बताता है। यहाँ पर फोनिक्स बताता है कि ये इंसान जो कि असल में बोट का केयर टेकर है, ये यामिनी योगी है, यानी कि जो आदमी पिछले केस से जुड़ा हुआ है। तभी सुनकर जज कहता है कि यामिनी योगी तो वही इंसान है जो कि पिछले केस में यानी माइल की फादर के केस में मौजूद था। जिस पर फोनिक्स कहते हैं कि हाँ ये वही इंसान है, लेकिन ये कह रहा है कि इसे अपना नाम याद नहीं है। इसका कहना है कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। तब इस बात को प्रूव करने के लिए फोनिक्स कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का नाम पोली है और यामिनी योगी की वाइफ का नाम भी पोली ही था।
वो कहता है कि दोनों नेम सेम है, यानी यही वो इंसान है, पोली का हस्बैंड। जिस पर प्रोसिक्यूशन कहता है कि ये क्या बात हुई, आप एक पैरट के नाम पर ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। अब फोनिक्स विटनेस बॉक्स में पैरट को खड़ा करता है और उससे कहने लगता है कि आप मुझे केस के बारे में कुछ बताएं। अब पैरट ने क्या बताना था, उसने कुछ वर्ड्स याद किए हुए थे जो कि वो उस टाइम भी बोल रहा था। वो थे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज और डेट ऑफ डेथ। और ये पोली यानी यूबी की वाइफ की ही डेट ऑफ बर्थ, मैरिज और डेथ थी। अब यहाँ पर फोनिक्स इस बात को प्रूव कर देता है। इसके अलावा वो कहता है कि अब मैं बोर्ड केस केयर टेकर यानी योगी के फिंगरप्रिंट्स लेना चाहता हूँ, जिस पर वो कहता है कि केमिकल के यूज की वजह से आप मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं ले सकते। तो फोनिक्स योगी से कहता है कि मर्डर तुमने किया था, हेमंत को तुमने मारा था क्योंकि तुम उनसे बदला लेना चाहते थे अपने पिछले केस का। यहाँ पर माइल भी सबके सामने खड़े होकर बता देता है कि मैंने अपने फादर का मर्डर किया था। वो कहता है कि चाहे जिस तरह से भी बेशक कोइंसिडेंस था, हुआ तो मुझसे ही था। अब फोनिक्स माइल को बचाना चाहता था, इसीलिए वो कोर्ट से एक और दिन लेता है। अब जज कहता है कि क्योंकि यहाँ पर एक और केस खुल चुका है जिसके बारे में हम एग्जामिन करना चाहते हैं, तो इसीलिए इन्हें एक और दिन दे दिया जाता है। नेक्स्ट डे माइल जज को बता रहा होता है कि उस दिन ऐसा हुआ था कि मेरे फादर एविडेंस को देख रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी आकर उनसे लड़ने लगा क्योंकि उसे पता चल गया था कि कोर्ट की एविडेंस पता चल गए हैं। वो बताता है कि वो आदमी जो लड़ रहा था वो यामिनी योगी ही था। माइल कहता है कि जब मैंने देखा कि मेरे फादर के साथ कोई लड़ रहा है तो मैंने अपने फादर को बचाने के लिए गन फेंकी, लेकिन तभी गन से गोली चली और वही मेरे फादर की डेथ हो गई। अब यहाँ पर सबको लग रहा था कि माइल की वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी, लेकिन तभी फोनिक्स कहता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है, और वो ये कि जिस गन से फायर हुआ था उसमें एक नहीं 2 बुलेट्स थी और वहाँ पर उस टाइम 2 बुलेट्स का ही यूज हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही बुलेट थी जो माइल के फादर को लगी थी, तो फिर दूसरी बुलेट कहाँ गई। अब जज उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से वो कौन हो सकता है जिसे माइल के फादर की डेथ से फर्क पड़ सकता है। अब यहाँ पर फोनिक्स अपने दिमाग का यूज करता है और कहता है कि माइल के फादर एक लॉयर थे और उनकी ऑपोजिट जो प्रोसिक्यूटर था वो उस टाइम उनके खिलाफ था क्योंकि वो उस केस को हार रहा था और उसे इस बात से फर्क पड़ता था, उसकी एक रेपुटेशन थी जो खराब हो जाती और वो ही माइल के फादर को मार सकता था। और वो कहता है कि क्रिमिनल के अंदर ही इस टाइम वो बुलेट है। इसके बाद वो उस बुलेट को डिटेक्ट करने के लिए अपने फ्रेंड से कहता है कि वो अपना मेटल डिटेक्टर दे। अब इस मेटल डिटेक्टर का यूज करते हुए वो जज से कहता है कि मैं इस प्रोसिक्यूटर की बॉडी से चेक करना चाहता हूँ कि इसमें वो बुलेट है या फिर नहीं, क्या इसको गोली लगी थी या नहीं। इसके बाद उसे चेक किया जाता है और वो मेटल डिटेक्टर उसके शोल्डर के पास बोलता है, जिससे सबको पता चलता है कि जब माइल से शूट हुआ था तो वो सीधा जाकर प्रोसिक्यूटर को लगा था। अब क्योंकि प्रोसिक्यूटर केस को हारना नहीं चाहता था और उसके लिए जरूरी था कि माइल के फादर की डेथ हो, इसीलिए उसने वो दूसरी बुलेट जो बची थी उससे जाकर माइल के फादर को शूट करके मार दिया। अब जब सब कुछ रिवील हो जाता है तो वहाँ पर बोर्ड का केयर टेकर भी रिवील कर देता है कि मैंने ही हेमंत को मारा था। वो इसलिए क्योंकि माइल के फादर वाले केस में हेमंत ने ही उसे मजबूर किया था कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले कि उसने मर्डर किया था, जबकि उसने मर्डर नहीं किया था, जिसकी वजह से सब लोगों ने उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर दी और उसके घर के बाहर किलर के पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिए। और इसी वजह से मेरी वाइफ ने भी सुसाइड कर ली, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और मैंने हेमंत से बदला लेने का डिसाइड कर लिया। इसके बाद इस केस से माइल को रिहा कर दिया जाता है और इस तरह से फोनिक्स अपने फ्रेंड यानी माइल की जान बचा लेता है। यहाँ पर उनका फ्रेंड भी ये रिवील करता है कि क्लास में जब पैसे चोरी हुए थे तो वो फोनिक्स ने नहीं बल्कि मैंने चुराए थे। यहाँ फोनिक्स और माइल भी केस में आगे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर इस बार दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बच्चा भी था और वो रस्सी से लटका हुआ था। ये आदमी फायर ब्रिगेड में काम करता है। एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ये बच्चे को बचाते हुए विंडो से बाहर छलांग लगा देता है और अब ये एक रस्सी से लटका हुआ था। इससे पहले लोग इसको बचाते, उस रस्सी में आग लगने की वजह से वो रस्सी टूट जाती है और ये नीचे गिर जाता है। इस आदमी को कुछ भी नहीं होता और बच्चा भी इसके ऊपर बिल्कुल सही होता है। अब वो बच्चा जल्दी से उठकर भागकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है और ये आदमी भी उठकर उस बच्चे की फैमिली के पास जाता है। अब ये आदमी उस बच्चे से उसका नाम पूछता है, मगर कोई भी इसको जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसको देखा ही ना हो। तभी इसको पीछे से आवाज आती है किम की। इसका नाम किम था और ये पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमी और उसके साथ एक लेडी थी। वो दोनों दूर खड़े देखकर इसको स्माइल कर रहे थे। दरअसल वो इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। किम जब दूसरी तरफ देखता है तो वो अपनी बॉडी को देखता है। अब किम को समझ आता है कि वो मर चुका है और जिस किम को हम देख रहे हैं ये किम नहीं बल्कि इसकी सोल है। अब वो लेडी और आदमी किम के पास आते हैं। वो लेडी जब किम का कार्ड चेक करती है तो वो किम को बताती है कि तुम एक पैरागॉन हो, तुम्हारी सोल एक पैरागॉन है और ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। दरअसल पैरागॉन का मतलब ये था कि उसकी सोल बहुत ही अच्छी थी और उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। और साथ ही वो किम को ये भी बताती है कि तुम्हें 7 ट्रायल्स में से गुजरना होगा और ये सब तुम्हें 49 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा और अगर तुम इन सब ट्रायल्स को पास कर लेते हो तो
तुम्हें एक दूसरी बॉडी दी जाएगी, यानी कि तुम इस दुनिया में दोबारा से पैदा हो सकते हो, तुम दोबारा से इस दुनिया में आ सकते हो। ये साथ ही किम को ये भी बताती है कि हम लोग एंजल्स हैं। ये दरअसल 3 एंजल्स होते हैं। 2 एंजल्स दुनिया में आकर इंसानों की सोल को लेकर जाते हैं और इनका एक एंजल जो इनका हेड था वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर इंसानों को दफनाया या जलाया जाता है। इस लेडी एंजल का नाम सी था और जो इसके साथ था उसका नाम एंजल बी था और जो इनका हेड होता है उसका नाम एंजल ए था। यानी कि इन तीनों गार्डियन एंजल्स का नाम ए, बी और सी था। लेकिन किम अभी भी अपने मरने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और वो अपनी मदर से मिलना चाहता था। तभी ये दोनों इसको कहते हैं कि तुम अब इस अर्थ पर इधर उधर नहीं घूम सकते और साथ ही आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, यानी कि दूसरी दुनिया का दरवाजा, और वो किम की सोल को साथ ले जाता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि किम अब दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। वहाँ पर किम के जैसी और भी सोल्स थी, लेकिन किम का उस दुनिया में बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है क्योंकि किम की सोल एक पैरागॉन थी, यानी कि किम एक इनोसेंट था। और इन सब बातों को प्रूव करने के लिए किम को 7 अलग अलग ट्रायल से गुजरना था और यहाँ पर तीनों एंजल गार्डियंस भी इसके साथ थे। अब सबसे पहले किम को हेल ऑफ मर्डर में पेश किया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को लाया जाता था जो लोग मर्डर करते थे या फिर जिसकी वजह से कोई इंसान मर जाता था। किम जब नीचे देखता है तो देखता है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा दहकता हुआ लावा था और उस लावे में लाखों हजारों सोल्स थी जिनको वहाँ पर पनिशमेंट दी गई थी। फिर इसके बाद किम को गॉड ऑफ मर्डर के सामने पेश किया जाता है। गॉड ऑफ मर्डर के 2 एम्प्लॉय थे। अब इनमें से एक एम्प्लॉय किम को बोलता है आज से कई साल पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और उस बिल्डिंग में किम का कोलीग फंस गया था। किम अगर चाहता तो अपने कोलीग की जान को बचा सकता था, मगर किम ने अपनी सेफ्टी को ज्यादा प्रेफर किया। वो वहाँ से चला गया जिसकी वजह से उसका कोलीग मर गया। ये सुनते ही दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि ये एक मर्डर है और किम को दहकते हुए लावे में डाल देना चाहिए। गॉड ऑफ मर्डर अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तुम्हें इज्जत से बात करनी चाहिए, ये सोल एक पैरागॉन है। वो एम्प्लॉय कहता है कि किम को ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा तो देनी चाहिए। तभी वहाँ पर गार्डियन एंजल ए बोलते हैं कि आपको इस बात पर नजर डालनी चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। दरअसल उसका कॉलीग एक पत्थर के नीचे फंस गया था, लेकिन किम ने उसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर इसके बावजूद किम उसको नहीं बचा सका। तभी किम को दूसरी साइड से आवाज आई। उसके कॉलीग ने कहा कि तुम इस पत्थर को नहीं उठा सकते, तुम जाकर उस इंसान की हेल्प करो। किम इसीलिए दूसरे आदमी को बचाकर वहाँ से ले गया। उस रात किम ने 8 लोगों को बचाया था और किम अपने कॉलीग को भी बचाना चाहता था, लेकिन जब वो उसको बचाने जा रहा था तो साथ ही वहाँ पर बिल्डिंग गिर गई, जिसकी वजह से उसके कॉलीग की डेथ हो गई। ये सब सुनने के बाद कि किम बेकसूर है, उसको छोड़ दिया जाए। किम को यहाँ से छोड़ दिया जाता है। फिर ये चारों बोट में बैठकर नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। किम का नेक्स्ट ट्रायल था गॉड ऑफ इंडोलेंस के आगे। यहाँ पर उन लोगों का ट्रायल होता था जो बहुत ही ज्यादा आलसी होते थे, जो अपना काम बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं करते, या फिर उस इंसान ने किस तरह जिंदगी गुजारी थी। अब किम उन तीनों एंजल से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तभी गार्डियंस ऑफ एंजल सी उनको बताती है कि किंग यमूरा ने उनसे प्रॉमिस किया है, किंग यमराज ने उनसे ये प्रॉमिस किया है कि अगर उन लोगों ने 49 सोल्स को दोबारा अर्थ पर जाने में मदद की तो ये लोग भी दोबारा से अर्थ पर जा सकते हैं, लेकिन 49 डेज के अंदर अंदर इन्हें सब ट्रायल्स को पास करना होगा। यानी कि जब कोई इंसान मर जाता है तो 49 डेज के अंदर अंदर इन्हें 7 ट्रायल्स को पास करवाना होगा। ये हर इंसान के साथ नहीं था, ये कुछ स्पेशल सोल्स के साथ ही था जो लोग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थे और उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था, यानी कि सिर्फ पैरागॉन के साथ था। और किम भी यहाँ पर एक पैरागॉन था और किम का नंबर 48 था। हालांकि किम अर्थ पर दोबारा जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये तीनों एंजल्स कहते हैं कि इस बात को तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ किंग यमराज ही डिसाइड कर सकते हैं। अब ये चारों के चारों गॉड ऑफ इंडोलेंस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर किम का दूसरा ट्रायल था। और यहाँ पर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस को किम की जिंदगी के सारे काम दिखाए जाते हैं कि कैसे उसने अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर दूसरे लोगों की जान बचाई। ये देखकर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो किम से पूछती है कि ये सब काम तुमने कैसे किए। किम उनको जवाब देता है कि ये सब मैंने पैसे के लिए किया। ये सुनकर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। वो किम से पूछती है इसका मतलब पैसा तुम्हारा गॉड है। वो किम से कहती है कि इस बात की तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। अब किम पानी के ऊपर लकड़ी के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। अब वो पीछे पानी की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तभी किम पीछे एक आबशार की तरफ देखता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा सोल्स होती हैं जिनको बहुत ही बुरी तरह से पनिशमेंट मिल रही थी। ये देखकर किम बहुत ज्यादा डर जाता है।
अब किम वहाँ पर गिरने वाला था, तभी एंजल ए और एंजल बी उसको पानी में गिरकर रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि किम ने अपनी सारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मेहनत की, उसने कभी भी आराम नहीं किया, और हाँ, अगर उसे पैसे चाहिए थे तो उसने ये सब अपनी मदर के लिए किया, क्योंकि उसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी और पैसे उसको अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए चाहिए थे। जब गॉडेस ये सब सुनती हैं तो वो किम को माफ कर देती हैं। वो कहती हैं कि किम को पैसे जरूर चाहिए थे, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। और किम अपने दूसरे ट्रायल में भी कामयाब हो जाता है, यानी कि अब किम ने 2 ट्रायल्स को पास कर लिया था। अब ये सब अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल जाते हैं, और ये ट्रायल था हेल ऑफ डिसीट। यहाँ पर ऐसे लोगों को सजा दी जाती थी जो लोग दूसरों के साथ धोखा करते थे। अब जब ये रास्ते में होते हैं तो यहाँ पर इन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। ये देखकर तीनों एंजल गार्डियंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। एंजल ए ये बोलता है कि हो ना हो अर्थ पर किम की मदर या उसके भाई का बुरी तरह से मर्डर हुआ है और उनकी सोल अब बदला लेना चाहती है, और इसी वजह से हमारे ऊपर अटैक हुआ है। अगर हमने किम को 7 ट्रायल्स को पास करवाना है तो मुझे अर्थ पर जाना होगा ये सब देखने के लिए। अब गार्डियन एंजल ए अर्थ पर चला जाता है और बाकी तो एंजल बी और सी किम को लेकर नेक्स्ट ट्रायल पर चले जाते हैं। और यहाँ पर किम पर ये इल्जाम लगाया जाता है जिस कॉलीग की बिल्डिंग गिरकर डेथ हो गई थी, किम उसको नहीं बचा पाया, वो उसकी बेटी को उसके फादर बनकर खत लिखता था और उसके डेथ की खबर भी किम ने उन लोगों से छुपाई। लेकिन जब उसकी बेटी को ये सच्चाई पता चली कि उसके फादर की डेथ हो गई है, ये सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, और साथ ही साथ ये बात उसने अपनी मदर को भी नहीं बताई कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल किम ने 15 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था और वो 15 साल में अपने घर में कभी भी नहीं गया था। यहाँ पर किम से दोनों झूठ की वजह पूछी जाती है, लेकिन किम कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर कुछ बेलें आकर किम को पकड़ लेती हैं और उसकी जुबान काटने लगती हैं। तभी वहाँ पर गार्डियन एंजल सी बोलती है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि किम ने झूठे लेटर्स लिखे और इस बात में किम का कोई भी फायदा नहीं था। किम ये बात नहीं चाहता था कि उसके कॉलीग की बेटी को ये पता चले कि उसके फादर की डेथ हो गई है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज्यादा छोटी थी और उसको अपनी स्टडी पर तवज्जो देने की जरूरत थी। तो उन लेटर्स की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियाँ आई और उसने अपनी स्टडी को कम्प्लीट किया, और जब वो बड़ी हुई तो उसको सब कुछ पता चल गया। और किम ने अपनी मदर को झूठे लेटर्स इसलिए लिखे, उसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी। जब उनको पता चला कि उसके बेटे की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, तो उसकी मदर बहुत जल्दी रिकवर हो गई। इसका मतलब किम ने जितने भी झूठ बोले थे वो अपने लिए नहीं बोले थे, बल्कि दूसरों के लिए बोले थे, ताकि वो लोग खुश रह सके। ये सब सुनने के बाद अब किम पर जितने भी इल्जाम लगे थे वो सब हट जाते हैं। अब ये तीनों यहाँ से अपने नेक्स्ट ट्रायल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अर्थ पर गार्डियन एंजल ए को देखते हैं। उसको किम के घर जाकर पता चलता है कि किम की मदर की नहीं, बल्कि किम के भाई छोटे जिम की डेथ हो गई है। यहाँ पर पिक्चर में से वो उसकी सोल को बाहर निकालता है। वो उस सोल से पूछता है कि बताओ तुम्हारी डेथ कैसे हुई और तुम्हारी डेथ की जगह कहाँ पर है। लेकिन किम के भाई की सोल वहाँ से भाग जाती है। एंजल ए उसका पीछा करता है, लेकिन वो सोल उसके हाथ नहीं आती। अब एंजल ए अपनी पावर से उस बात का पता लगाता है कि कैसे किम के भाई जिम की डेथ हुई थी। एंजल ए को पास्ट में जाकर नजर आता है कि वहाँ पर वो किम के भाई जिम और उसके दोस्त को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, मगर गलती से उसके दोस्त की गन चल जाती है। जिम का दोस्त अपने सीनियर को बुलाने जाता है, मगर जब तक वो दोनों यहाँ पर आते हैं जिम की डेथ हो जाती है। उनका सीनियर इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, मगर जब वो सोचता है तो वो जिम के दोस्त से कहता है कि तुमने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये तुम्हारी एक गलती थी और जल्द ही हमें इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। वो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसका प्रमोशन था, और अगर उसके सीनियर्स को ये सब कुछ पता चल जाता तो उसका प्रमोशन रुक जाता। इसीलिए अब वो किम के भाई जिम को एक जगह पर जंगल में दफना देते हैं, और किसी को इस बारे में ये भी नहीं पता था कि जिम को कहाँ पर दफनाया गया है। फिर अगले दिन मिलिट्री के लोग जिम के घर जाते हैं और उसकी मदर से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया है, अगर वो तुम्हें कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो तुम जरूर इसके बारे में हमें बताना। दरअसल वो सब लोग ये समझ रहे थे कि जिम ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया है। अब एंजल ए ने जिम की सोल को ढूंढ लिया था। वो उसको एक बिल्डिंग के साथ बांध देते हैं। एंजल ए उसको कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ दूसरी दुनिया में जाना होगा, और अगर तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में नहीं गए तो तुम्हारे भाई को कभी भी माफी नहीं मिलेगी। तो जिम कहता है कि कौन सा भाई? वो भाई जो हमें 15 साल पहले छोड़ गया था। वो कहता है कि मैं किसी भाई को नहीं जानता और न ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं अपनी मौत का उन लोगों से बदला लूंगा, क्योंकि जिस वक्त उन लोगों ने मुझे दफनाया था मैं जिंदा था और उन लोगों ने मुझे जिंदा ही दफना दिया। और जब ये सब बातें गार्डियन एंजल ए सुनता है तो उसको अपना पुराना पास्ट याद आ जाता है, जब वो जिंदा थे और
वो एक इंसान थे। अब गार्डियन एंजल ए उसको अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पर वो उसको दिखाते हैं कि उसका दोस्त जिससे गलती से गोली चल गई थी वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर उसके घर के बाहर खड़ा था और वो जिम की मदर को एक मैप देता है। उस मैप में एक रेड कलर का स्पॉट भी था। ये वो जगह थी जहाँ पर जिम को दफनाया गया था और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जिम का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसको जिम की डेथ का पछतावा था। अब वो एक सुनसान जगह पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। जब ये सब जिम देखता है तो उससे देखा नहीं जाता। वो गार्डियन एंजल से कहता है कि उसकी हेल्प करो, उसको बचाओ। तभी गार्डियन एंजल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस दुनिया में मरने और जीने का जो चक्कर है हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। इस बात पर जिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त की हेल्प करो और तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंजल ए को अब ना चाहते हुए भी उसके दोस्त की हेल्प करना पड़ती है और वो उसकी रस्सी को काट कर उसकी जान को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ दूसरी दुनिया में किम को दिखाया जाता है कि अभी तक उसने 3 ट्रायल्स को पास कर लिया था। अब उसका चौथा और 5वां ट्रायल था, लेकिन किम पर ये दोनों ट्रायल्स नहीं होते। ये ट्रायल होता है हेल ऑफ इनजस्टिस, हेल ऑफ बिट्रेयल का। इस ट्रायल का मतलब किसी को धोखा देना या किसी के साथ बुरा करना था। ये दोनों ट्रायल किम पर इसलिए नहीं होते क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था। अब उसका छठा ट्रायल होता है और वो होता है हेल ऑफ वायलेंस में। अब जब ये तीनों हेल ऑफ वायलेंस में पहुँचते हैं तो वहाँ पर किम पर इल्जाम होता है कि एक दफा किम ने अपने छोटे भाई को बहुत बुरी तरह मारा था, जबकि उस दिन वो बहुत ज्यादा बीमार भी था। इस बात का किम के पास कोई भी जवाब नहीं था और ना ही उसके दोनों गार्डियंस एंजल बी और सी के पास इसका कोई जवाब था। अब हेलो वायलेंस उसको सजा देते हैं। तभी गार्डियन एंजल बी और सी गार्डियन एंजल ए से बात करते हैं जो कि अर्थ पर थे। वो बताते हैं कि किम को सजा हो रही है। गार्डियन एंजल ए उनको कहते हैं कि तुम लोग ये डिमांड करो कि फाइनल में ही किम का फैसला सुनाया जाए। अब ये सुनकर गॉड ऑफ वायलेंस खुद भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बात का ये मतलब था अगर किम फाइनल में कसूरवार हुआ तो इसके साथ साथ एंजल गार्डियंस ए बी और सी को भी सजा दी जाएगी। यहाँ से ये दोनों किम को लेकर नेक्स्ट ट्रायल की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर हमें दिखाया जाता है कि एंजल ए ने किम के भाई जिम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा लिया था और वो भी एक अच्छी सोल बन गया था। वहीं दूसरी दुनिया में किम को दिखाया जाता है जो अब अपने फाइनल ट्रायल पर था। वो तीनों एक रेगिस्तान में से गुजर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंजल सी किम से पूछती है कि क्या तुमने सच में अपनी मदर को मारने की कोशिश की थी। दरअसल यहाँ पर जो उस पर ट्रायल चलना था वो ये था कि 15 साल पहले उसने अपनी मदर को मारने की कोशिश की थी। किम कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था। उस वक्त हमारे पास खाने के लिए कोई पैसा नहीं था और मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी और मैं अपनी मदर को तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं अपनी मदर को मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये सोचा था कि पहले मैं अपनी मदर को मारूंगा, फिर उसके बाद अपने भाई को और फिर खुद मर जाऊंगा। पर तभी जब मैं अपनी मदर को पिलों से मारने लगा तो मेरे भाई ने मुझे रोक लिया। इस बात पर मैंने उसको वहाँ पर बहुत मारा और वो उस वक्त बहुत ज्यादा बीमार भी था, लेकिन उसे मारने के बाद मेरे दिल में बहुत ज्यादा गिल्ट था। इस वजह से मैंने अपने घर को छोड़ दिया और उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी मदर और अपने भाई के लिए जीऊंगा और मैं अपनी मदर से सिर्फ लेटर्स के जरिए बात किया करता था। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर हमें दिखाया जाता है कि किम के भाई जिम और गार्डियन ए उस जगह पर आते हैं जहाँ पर जिम काम करता था। वहाँ पर जिम अपनी मदर को भी देखता है। उसकी मदर के पास वो मैप था जो उसके दोस्त ने दिया था। उस मैप में उस लोकेशन को स्पॉट किया होता है जहाँ पर जिम की डेड बॉडी थी। जिम का वो सीनियर जब वो मैप देखता है वो ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है और उसकी मदर को धक्का भी देता है। जब जिम की सोल ये सब देखती है तो वहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा तूफान ले आती है और वो अपने सीनियर को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर वो आसमान में देखता है उसका भाई रेत में धंसता जा रहा है। वो इस वजह से था क्योंकि जिम दुनिया में गलत काम कर रहा था और जिम ने अपने भाई को माफ भी नहीं किया था। वहीं पर दूसरी दुनिया में जो आफ्टर लाइफ के बाद की दुनिया थी वहाँ पर हमें किम को दिखाया जाता है जो अब किंग ऑफ यमराज के सामने खड़ा था और ये अब उसका फाइनल ट्रायल था। अगर ये उस ट्रायल में पास हो जाता है तो उसको दुनिया में दोबारा जाने का मौका मिलेगा। अब वहाँ पर किम के गुनाहों को गिनवाया जाता है। वो ये बोलते हैं कि तुमने अपनी मदर को मारने की कोशिश की थी, तुम्हें लगा कि वो सो रही हैं, लेकिन वो उस वक्त जागी हुई थी और मरने के लिए तैयार थी ताकि उसके बच्चे आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें और उसका बोझ उन्हें ना उठाना पड़े। जब किम को ये बात पता चलती है तो उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो यमराज से कहता है कि मुझे सजा दो, मैं सजा का हकदार हूँ। अब यमराज के लोग जब किम को सजा
सुनाने लगते हैं तो वहीं पर किम की मदर की एक तस्वीर बहुत ही बड़ी बनी हुई दिखाई देती है। उस तस्वीर में वो किम के पास्ट को देखते हैं। वो पास्ट में उसकी मदर के ड्रीम को देखते हैं जहाँ पर किम उनसे मिलने जाता है और किम अपनी मदर को उनके ड्रीम में जाकर सब कुछ सच बता देता है। किम की मदर उससे कहती है कि मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं थी, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। इसका मतलब किम की मदर के दिल में कोई भी शिकायत नहीं थी। हालांकि 15 साल से वो अपनी मदर से नहीं मिला था, मगर दिन रात वो सिर्फ अपनी मदर और अपने भाई के लिए मेहनत किया करता था ताकि उसका भाई पढ़ सके और उसकी मदर का इलाज हो सके। अब यमराज किम से कहता है अगर अर्थ पर इंसानों को माफ कर दिया जाए तो इस दुनिया में वो इंसान सजा का हकदार नहीं है। किम के भाई ने भी उसको माफ कर दिया था। अब किम ने अपने छठे और 7वें ट्रायल को भी पास कर लिया था। यमराज किम से कहता है अब तुम अर्थ पर दोबारा से जा सकते हो। किम एंजल सी का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ अर्थ पर हम किम के भाई जिम को देखते हैं। उसके साथ एंजल ए और एंजल बी भी थे और उनके हाथ में उसका कार्ड था और ये कार्ड होता है पैरागॉन का, यानी कि अब किम का भाई जिम भी एक पैरागॉन था। अब इन एंजल्स को इस 49 सोल को ट्रायल से पास करवाना होगा, यानी कि इस सोल को भी रीबर्थ करवाना होगा और इसके बाद इन सबको भी रीबर्थ मिल जाएगा। और मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है अब वो तीनों एंजल्स किम के भाई जिम को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और अगर इन तीनों ने जिम को भी 49 डेज के अंदर अंदर ट्रायल पास करवा दिया तो इन लोगों का भी रीबर्थ हो जाएगा। और इसके साथ ही इसमें एक मैसेज दिखाया जाता है कि पैरागॉन का टिकट किस किस को दिया जाता है। ये टिकट उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एक परफेक्ट लाइफ गुजारी होती है और अपनी लाइफ में कोई भी गलती नहीं की होती। और ये टिकट उन लोगों को भी दिया जाता है जो दूसरों की जान बचाते हुए खुद अपनी जान दे देते हैं। और अगर कोई इंसान अपने टाइम से पहले ही मर जाए तो उस इंसान को भी ये पैरागॉन का टिकट दिया जाता है। तो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किम को पैरागॉन का टिकट दिया गया था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि तीनों गार्डियंस किम के भाई जिम को लेकर पैरागॉन का टिकट दिलवाने जा रहे थे। तभी गार्डियन ये कहते हैं कि हमें 7 ट्रायल से गुजरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सीधा गॉड्स के किंग के पास जाएंगे, यानी कि यमराज के पास। आफ्टर लाइफ के बाद वाली दुनिया में कुछ रूल्स थे, इस तरह 7 ट्रायल्स को छोड़कर डायरेक्ट गॉड के पास कैसे जाया जा सकता था। अब वहाँ 7 ट्रायल्स के जो गार्डियन थे वो इन तीनों गार्डियन पर अटैक करने लगते हैं। तभी यहाँ पर गार्डियन ने अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वो अपने पास लाइफ में जाकर देखते हैं कि वो एक किंगडम के वॉरियर थे। तभी गार्डियन ए को गार्डियन बी जगा देता है तो वहाँ पर वो जाग कर वहाँ के सभी गार्डियन से फाइट करने लगते हैं। अब इस वॉर के दौरान वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। इसके बाद जमीन में से एक कैसल निकलता है। ये कैसल गॉड ऑफ किंग का था। इसको देखकर सभी लोग फाइट करते हुए रुक जाते हैं और सभी उनके सामने झुक जाते हैं। तभी लेडी गार्डियन सी भी जिम को झुकने के लिए कहती है। अब तीनों गार्डियंस अपने सभी वेपन्स छोड़ देते हैं और तीनों यमराज के सामने झुक जाते हैं। यहाँ पर यमराज गार्डियन ए से बहुत ज्यादा नाराज थे और उसका ये रीजन था कि जिम मरने के बाद भी अर्थ पर बदला लेने के लिए घूम रहा था और अब गार्डियन ए जिम को दोबारा अर्थ पर भेजने का भी सोच रहे थे, यानी कि रीबर्थ का। और वो उसको पैरागॉन का टिकट देकर यहाँ पर ले आए थे। यमराज को गार्डियन ए पर इन सब बातों पर गुस्सा आ रहा था और वहाँ पर जो यमराज के 2 वकील थे उनको भी जिम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उनका ये मानना था कि जिम को किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था, वो एक एक्सीडेंट था और इस रीजन की वजह से उसकी सोल को जला देना चाहिए था, वो दोबारा रीबर्थ के लायक नहीं है। इस तरह वहाँ यमराज के वकील गार्डियन के खिलाफ आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन गार्डियन ने भी हार मानने वाले नहीं थे। वो यमराज से कहते हैं कि हमें एक मौका दें, हम इस बात को प्रूव करेंगे कि जिम की डेथ कैसे हुई थी। इस बात पर यमराज उनसे कहते हैं कि चांस तो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, अगर तब भी तुम गलत साबित हो गए तो तुम लोग क्या करोगे। तब यहाँ पर गार्डियन से कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम हार मान लेंगे और आप हमारी सभी पावर्स को वापस ले लेना। ये सुनकर वहाँ पर गार्डियन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर उनके बॉस की यही मर्जी थी तो वो आगे क्या कर सकते थे। अब वो तीनों गार्डियंस अपनी पावर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर यमराज अपनी एक और शर्त बताते हैं। वो कहते हैं कि अर्थ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसकी डेथ का टाइम गुजर चुका है, मगर वो एक देवता की वजह से अभी भी जिंदा है जो उसकी अर्थ पर सेफ्टी करता है। उस बूढ़े आदमी की जान निकालने के लिए मैं बहुत सारे लोगों को भेज चुका हूँ, लेकिन जो वहाँ पर देवता है जो उस बूढ़े आदमी की हिफाजत करता है वो हमेशा मेरी हर कोशिश को नाकाम कर देता है। मेरी शर्त ये है कि अगर 49 डेज के अंदर अंदर तुम उस बूढ़े आदमी की जान लेकर आ गए तो मैं तुम्हें एक और चांस जरूर दूंगा, क्योंकि जिम की इंक्वायरी भी 49 डेज के लिए चलेगी और इतने में तुम लोग मेरा काम कर दोगे। और इस बात को याद रखना, वो देवता जो उस आदमी की हिफाजत कर रहा है वो एक पुराने घड़े में रहता है और वो घड़ा भी उस बूढ़े आदमी के घर में है। तुम्हारा काम बहुत सिंपल है, तुम उस बूढ़े आदमी के घर जाओ, उस देवता को हराकर उस बूढ़े आदमी को मार दो और उसकी सोल यहाँ पर ले आओ, पर तुम्हारे पास सिर्फ 49 डेज हैं। अब तीनों गार्डियंस यमराज की बात को मान लेते हैं।
अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर। यहाँ पर हम गार्डियन बी और सी को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी की जान लेने के लिए अर्थ पर आ गए थे। वहाँ पर एक छोटा बच्चा अपने अंकल के साथ खेल रहा था। वो अंकल कोई और नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी के घर में रहने वाला देवता था जो उस बूढ़े आदमी को डेथ से बचा रहा था। अब ये देवता देखने में बहुत ही आम इंसान लगता था और शायद ये एक पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट भी था और इसी वजह से इस देवता ने इस बूढ़े आदमी के घर की दीवारों को भी पेंटिंग से सजाया हुआ था। ये खूबसूरत पेंटिंग्स को जब गार्डियन लेडी सी देखती है तो वो सब काम अपना भूल जाती है और उस पेंटिंग को देखती रहती है। अब जब रात हो जाती है तो गार्डियन उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं उस आदमी की सोल को निकालने के लिए। अब वो वहाँ पर वो गड़ा भी ढूंढते हैं जो उस देवता का था। इतने में वो देवता वहाँ पर आ जाता है और लेडी गार्डियन सी का गला दबाने लगता है। गार्डियन भी उस देवता को कहता है कि उसको छोड़ दो, वो बहुत छोटी बच्ची है। वो देवता लेडी गार्डियन सी को छोड़ देता है और वो जाकर एक कबर्ड में जाकर लगती है। फिर वहाँ पर गार्डियन बी और उस देवता के दरमियान फाइट होती है। गार्डियन बी उस देवता की पावर्स के आगे कुछ भी नहीं कर पाता। अब इस फाइट के बाद दोनों गार्डियंस वहाँ पर देवता के सामने माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि आप कौन हैं। देवता उनको बताता है कि तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं भी किसी जमाने में तुम्हारी तरह ही गार्डियन हुआ करता था, पर किंग यमराज ने तुम लोगों की मेमोरी को डिलीट कर दिया है, इस वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं। देवता उन लोगों को बताता है कि ये छोटा बच्चा उस बूढ़े आदमी का पोता है और जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता मेरा फर्ज है कि मैं उस बूढ़े आदमी को बचाऊं, क्योंकि इस दुनिया में उस आदमी के अलावा इस बच्चे का कोई भी नहीं है। और कुछ ही दिनों में मैं इस बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवा दूंगा। इसके बाद तुम उसके ग्रैंडफादर की जान को ले सकते हो और फिर मैं तुम्हारे काम में रुकावट नहीं बनूंगा। इस तरह वो दोनों गार्डियंस को ये बात समझाता है। दूसरी तरफ हम आफ्टर लाइफ की दुनिया को देखते हैं जहाँ पर गार्डियन ए यमराज से कह रहे थे कि जिम की सोल को 7 ट्रायल से गुजरने की जरूरत नहीं है, उस पर सिर्फ जो इल्जाम है उन्हीं के बारे में पूछताछ की जाए। ये मेरा आइडिया नहीं है, ये रूल आप ही का था, ये सभी रूल्स आप ही ने बनाए थे। गार्डियन ए यमराज से कहते हैं कि अब आप खुद ही अपने रूल्स को तोड़ रहे हैं। ये सभी बातें गार्डियन ए की यमराज सुनकर कहते हैं कि अगर उसने कोई गलती की होगी तो उसकी सजा उसके साथ साथ तुम्हें भी मिलेगी। इसके बाद तुम दोबारा अर्थ पर जाने का सोचना भी मत, यानी कि तुम्हारा रीबर्थ भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर गार्डियन ए की बात भी गलत नहीं थी, क्योंकि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था कि जिम की सोल अर्थ पर ही घूमती रही और वो अर्थ पर बदला लेने के लिए दूसरों को तकलीफ देता रहा, तो जिम के ऊपर सिर्फ एक ही केस को चलना चाहिए। इसके बाद अब गार्डियन ए जिम को अपने साथ बोट में ले जाते हैं। वहाँ पर जिम गार्डियन ए से बहुत ज्यादा सवाल करता है। वो कहता है कि आपने मुझे बताया था कि मेरी डेथ में कोई रुकावट थी और आप मुझे वो बता नहीं रहे कि मेरी डेथ में कौन सी ऐसी रुकावट थी। ये सभी बातें सुनकर गार्डियन ए जिम को बांधने लगते हैं। जिम तब भी सवाल करता है और कहता है कि अगर आपने मुझे अब भी ना बताया तो मैं ये कैसे मान लूं कि आप मुझे बचाने वाले हैं या सजा दिलवाने वाले हैं। अब यहाँ पर गार्डियन ए सोचते हैं कि मैंने किसको पैरागॉन का टिकट दे दिया। इसके बाद वो एक बटन दबाते हैं। जिस खंबे से जिम को बांधा था अब वो लंबा होने लगता है। गार्डियन ए उसको मोड़कर पानी में गिरा देते हैं। पानी के अंदर इंसानों के चेहरे वाली मछलियाँ उसको घेर लेती हैं। जिम पानी में गिरकर हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी गार्डियन ए उसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं। अब वहाँ पर गार्डियन बी और सी भी आ गए थे। अर्थ पर जो भी हुआ वो अब सारा आकर गार्डियन ए को बताते हैं। वो बताते हैं कि उस देवता ने हमसे पैरागॉन का टिकट ले लिया है। वो बताते हैं गार्डियन ए को कि उस देवता ने हमें कहा है जब उसका ग्रैंडसन स्कूल जाने लग जाएगा तब हम उस बूढ़े आदमी की जान को ले सकते हैं और 40 दिन के बाद उनका ग्रैंडसन स्कूल जाने लग जाएगा। ये सभी बातें सुनकर गार्डियन ए दोनों गार्डियन बी और सी को कहते हैं कि मुझे ये एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। अब जब भी तुम दोबारा मेरे पास आओ तो उस बूढ़े आदमी की सोल को लेकर आना और उस देवता के गड़े को जो अर्थ पर है उसको भी खत्म कर देना। अब दोनों गार्डियन बी और सी दोबारा से अर्थ पर चले जाते हैं। तभी गार्डियन ए पानी में देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी मछली आ गई थी। इसके बाद अर्थ पर हमें उस बूढ़े आदमी का घर दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके घर में कुछ लोग आ गए थे, उस बूढ़े आदमी को धमका रहे थे। लगता है उस बूढ़े आदमी ने इन लोगों से कुछ उधार पैसे लिए हुए थे। और वहाँ का देवता उन लोगों को देखता ही रह जाता है। सच बात ये थी कि वो देवता इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। अब वो देवता उन लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और कुछ टाइम मांगता है। वो लोग इस देवता की बात को नहीं मानते। वो गुस्से में इस देवता को धक्का दे देते हैं। वो देवता एक गंदी जगह पर जाकर गिर जाता है। उस गंदी जगह पर गिरने की वजह से उस देवता की सभी पावर्स खत्म हो जाती हैं। इस बात को जानते हुए गार्डियन बी और सी उस देवता से कुछ बात करते हैं और उस देवता को कहते हैं कि अगर तुमने हमारी पुरानी मेमोरीज को वापस कर दिया तो हम उस छोटे बच्चे की हिफाजत करेंगे। तभी वहाँ पर जो लोग उस बूढ़े आदमी के घर आए हुए थे उनमें से एक आदमी उस बच्चे को पकड़ लेता है और धमकाने लगता है। तभी गार्डियन बी इंसान के रूप में आ जाता है और वहाँ पर आकर उन लोगों से उस बच्चे को छोड़ने का कहता है, पर वो लोग नहीं मानते।
तभी लेडी गार्डियन सी उस देवता के सामने अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि ये डील तुम मान लो। अब देवता उन दोनों गार्डियंस बी और सी की डील को मान लेता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी डील मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले उस बच्चे को बचाओ। इसके बाद गार्डियन बी वहाँ पर जाकर उन लोगों से फाइट करता है और उस बच्चे को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम आफ्टर लाइफ वाली दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर गार्डियन जिम से कह रहे थे कि तुम मेरी बात को गौर से सुनो, तुम्हारी डेथ के पीछे जो राज है वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहिए। और इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ ड्रामा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसकी ड्रामा प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बोरिंग थी कि उसके सभी दोस्त वहाँ पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चे जब किचन में जाते हैं तो उनको वहाँ पर चूहे और मरे हुए कीड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ना होने के बावजूद और काफी मुश्किलात की वजह से वो बच्चे फिर भी पास्ता रेडी करते हैं। न ज्यादा काम करने के बावजूद फिर भी काउंट ऑलिव बच्चों पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। इसी वजह से वो क्लाउस को मारता भी है। बच्चों के साथ पहले ही बहुत बुरा हो चुका था और वो अपने पेरेंट्स को भी खो चुके थे और काउंट ऑलिव भी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। वॉयलेट तीनों बच्चों में सबसे बड़ी थी। अब वो ये कहती है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वही हमारा घर है। वो अपने बालों को बांधती है और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करती है। वो वहाँ पर एक छोटा सा हट तैयार करती है जिसमें वो बच्चे बैठे थे और उनके पेरेंट्स की एक पिक्चर भी थी, जिसके ऊपर रोशनी डालने से वो टेंट के ऊपर दिखाई दे रही थी। अगले दिन काउंट ऑलिव पहुँच जाता है बच्चों के साथ कोर्ट में और वहाँ पर ये साबित कर देता है कि वो इनका एक लीगल गार्डियन है। वो बच्चों का लीगल गार्डियन बनते ही बच्चों को मारने का सोचता है। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि बच्चों को मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, इसीलिए वो बच्चों को एक रेलवे ट्रैक पर छोड़ देता है कार को लॉक कर। अब जब बच्चों को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर ट्रेन आने वाली है तो तभी वॉयलेट जल्दी से बैंकर को कॉल करती है। बैंकर के पास भी ट्रेन चल रही थी, इसलिए उनको कोई भी बात समझ नहीं आती। वॉयलेट के माइंड में अब एक आइडिया आता है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाती है कि जिसे फेंकने से वो ट्रेन के ट्रैक को तब्दील कर सके। ऐसा करने में वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। वो जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट को फेंकती है वो ट्रेन के ट्रैक को चेंज कर देती है। वॉयलेट अपने दोनों बहन भाइयों की जान को बचा लेती है। इसके बाद वहाँ पर उनके बैंकर भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आकर ये समझते हैं कि मिस्टर काउंट ऑलिव ने बच्चों को कार चलाने की इजाजत दी है। बच्चे अपने बैंकर को ये समझाने की भी कोशिश करते हैं कि उनके गार्डियन ने उनको मारने की कोशिश की है, लेकिन उनके बैंकर को कुछ भी समझ नहीं आता। न कि वो बच्चों को मिस्टर काउंट ऑलिव से छुड़वा कर ले आते हैं। इसके बाद वो बच्चों को लेकर पहुँच जाते हैं उनके दूसरे गार्डियन के पास। अब इस दूसरे गार्डियन ने ही बच्चों की देखभाल करनी थी। यहाँ पर बच्चों के साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता था कि जैसे उनके पहले गार्डियन ने उनको मरने के लिए ट्रेन के आगे छोड़ दिया था। ये एक डॉक्टर थे और इन्हें जानवर पालने का बहुत ज्यादा शौक था, खासकर सांपों का। इनके पूरे घर में अलग अलग किस्म के जानवर थे। वो बच्चों को बताते हैं कि कैसे उनके पास इतने ज्यादा सांप आए और उन्हें कितना इन जानवरों से प्यार है। वो वहाँ पर बच्चों को 2 मुंह वाले कोबरा से भी मिलवाते हैं और 3 आंखों वाले मेंढक से भी। फिर वो आखिर में अपने सबसे खास जानवर से मिलवाते हैं। ये एक ब्लैक पाइथन था। वो बच्चों को बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको पकड़ा था। वो बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेंडली जानवर है। ये किसी भी इंसान को मार नहीं सकता। रात होने पर डॉक्टर गार्डियन उनको गाना भी सुनाते हैं। जी अब अपने दूसरे गार्डियन के साथ रहकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे और वो इनको ये भी बताते हैं कि हमारे घर वाले भी हमें यही सॉन्ग सुनाया करते थे। अब वो डॉक्टर अगली सुबह सभी जानवरों और बच्चों को लेकर कहीं पर जाने वाले थे, तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ये आदमी उनको बताता है कि ये एक असिस्टेंट है। हालांकि बुलाया तो इसको डॉक्टर नहीं था, लेकिन ये आदमी एक बहरूपिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि काउंट ऑलिव था। ये यहाँ पर भी बच्चों को मारने के लिए आ गया था। ये अपने गार्डियन को बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके गार्डियन ये समझ ही नहीं पाते कि बच्चे क्या इशारा कर रहे हैं। बच्चों के माइंड में एक आइडिया आता है। वो सांप के ऊपर कुछ लिखकर अपने गार्डियन के पास भेज देते हैं। अब डॉक्टर को ये बात समझ आ जाती है कि ये आदमी जो उनका असिस्टेंट बनकर आया है ये एक बहरूपिया है। तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब बच्चे जब अपने गार्डियन को ढूंढने जाते हैं तो वो उनको नहीं मिलते। अब उन बच्चों को ये बात पता चल गई थी कि उनके गार्डियन इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और काउंट ऑलिव के बयान से ये पता चलता है कि डॉक्टर गार्डियन को किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के ब्लैक पाइथन ने मारा था। बच्चे इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं, कहते हैं कि वो जानवर इतना अच्छा है वो उन्हें मार ही नहीं सकता। इस बात को कोई भी पुलिस वाला या बैंकर नहीं मानता। तभी यहाँ पर एक मिरेकल होता है। अब छोटी सी सनी पहुँच जाती है उसी ब्लैक पाइथन के पास। अब सभी यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा दिखने वाला सांप उस बच्चे को काट नहीं रहा था बल्कि उसके साथ खेल रहा था। अब वहाँ पर पुलिस वालों को और बैंकर को ये बात पता चल जाती है कि ये आदमी काउंट ऑलिव ही है। जब वो उसको पकड़ने वाले थे उससे पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। बच्चों का
दूसरा गार्डियन भी मर चुका था। अब बैंकर के पास जो बच्चों की तीसरी गार्डियन थी वो थी एक लेडी। बैंकर बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाते हैं, वहाँ पर वो घर पानी के ऊपर बना हुआ था। अब उस घर में से एक लेडी निकलती है, ये बच्चों की तीसरी गार्डियन थी। बच्चों को देखते ही उनकी फैमिली के बारे में पूछती है। वो लेडी अब सभी बच्चों को अपने घर के अंदर बुला लेती है। वो लेडी उन तीनों बहन भाइयों को हर बात समझाती है। वो बच्चों को समझाती है कि इस चीज को टच मत करना, ये तुम्हें मार देगी, या फिर फ्रिज की तरफ मत जाना, वो तुम्हें अपने नीचे दबा देगा, उस झूमर के नीचे मत जाना, वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, हो सके तो किसी डोर के हैंडल को भी मत टच करना, अगर वो टूट गया तो वो तुम्हारी आंखों के अंदर लग सकता है। वो लेडी हर बात से डरा करती थी। वो ये सोचती थी कि आज नहीं तो कल इन चीजों से वो मर जाएगी। इसी वजह से वो घर से बाहर भी नहीं जाया करती थी। अब वॉयलेट उस लेडी से पूछती है कि क्या आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई, यानी कि हमारे घर में आग कैसी लगी। लेकिन वो लेडी उनको कुछ भी नहीं बताती। वो वॉयलेट को एक पुराना एल्बम दिखाती है जिसमें उसकी बहुत ज्यादा पुरानी पिक्चर्स और बहुत ज्यादा पुरानी यादें थी। बच्चे देखते हैं उस एल्बम में कि ये लेडी बहुत ज्यादा ब्रेव हुआ करती थी। तभी उनके सामने एक ऐसी पिक्चर आती है जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप था। तभी वॉयलेट उस लेडी से पूछती है कि क्या आप मेरे पेरेंट्स को जानती थी, यानी कि मेरे पेरेंट्स आप लोगों के साथ रहा करते थे। और इस पिक्चर में वो अपने सेकंड गार्डियन को भी देखते हैं, उनको काउंट ऑलिव ने मार दिया था, यानी कि आप सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। पर तभी वो लेडी उस एल्बम को बंद कर देती है और उसके बारे में बात करना भी बंद कर देती है। इसके बाद वो लेडी बच्चों को एक रूम में लेकर जाती है। वहाँ पर एक बड़ी सी कांच की विंडो थी। उस कांच की विंडो में से एक बड़ा सा समंदर नजर आता था। वो बच्चों को यहाँ पर अपने हस्बैंड की डेथ का भी बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके हस्बैंड को जोंक ने खा लिया था, जो कि इंसानों को सूंघ सकती है। इसके बाद अगले दिन बच्चे अपनी गार्डियन को लेकर मार्केट में जाते हैं और यहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ये एक कैप्टन था। कैप्टन उस लेडी से मीठी मीठी बातें करता है और उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है और बच्चे एक मिनट में पहचान लेते हैं कि ये तो काउंट ऑलिव है, ये फिर से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। बच्चे अपने गार्डियन को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि आप समझ जाएं, इन्होंने पहले भी हमारे गार्डियन को मार दिया था और ये अब भी हमें मारने आए हैं। मगर वो गार्डियन उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो कैप्टन यानी कि काउंट ऑलिव को अपने साथ घर ले जाती है। घर पहुंचकर जब बच्चे अपनी गार्डियन को ढूंढते हैं तो उस वक्त तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो देखते हैं कि वही शीशे वाली विंडो टूटी हुई थी और वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था। जब वो उस नोट को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि इस नोट में तो काफी ज्यादा ग्रामर मिस्टेक है। मगर वो यहाँ पर ये बात सोचते हैं कि उनकी गार्डियन तो कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करती थी। यहाँ पर हमें ये बात पता है कि क्लाउस को बुक्स के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। वो वॉयलेट को बताता है कि अगर कोई ग्रामर मिस्टेक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। गार्डियन हमें कोई ना कोई चीज बताना चाहती है और तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर उन्होंने एक केव का नेम लिखा था, यानी कि वो एक जगह पर छुपी हुई है और मरी नहीं है। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है। हर तरफ से हर सामान उड़ रहा था। जैसा कि उनकी गार्डियन ने बताया था बिल्कुल सेम वैसे ही हो रहा था। गैस की टैंकी लीक हो गई थी, किचन से गैस निकलने लगी थी, जिसकी वजह से दरवाजे का हैंडल भी ऑलमोस्ट टूट चुका था, यानी कि वो हैंडल टूटकर उनकी आंखों में लगने वाला था। फ्रिज भी उस तूफान की वजह से उनके ऊपर गिरने वाला था। वो बच्चे तूफान से बचने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं और जब तूफान रुक जाता है तो वो बच्चे देखते हैं कि वो मरे नहीं थे, वो अभी भी जिंदा थे। वो देखते हैं कि उनका घर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और वो सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे पर खड़े हुए हैं। इस ज्यादा खौफनाक चीजों का सामना करने के बावजूद वो अभी तक नहीं हारे थे। अब वो एक भारी सी चीज को उस लकड़ी पर मारते हैं ताकि वो लकड़ी का टुकड़ा झूल कर दूसरी तरफ जा सके और वो कूदकर जमीन पर पहुंच पाए। वो वहाँ पर आकर एक बोट में बैठते हैं और उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर उनकी गार्डियन अभी भी जिंदा थी। उस गुफा में पहुँचने के बाद अपनी गार्डियन को आवाज लगाते हैं, जिसके बाद उनकी गार्डियन उनके पास आ जाती है। वो बच्चे अपनी गार्डियन से पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, तो वो बच्चों को बताती है कि वो बहुत बड़ा जल्लाद था, उसने जबरदस्ती मुझसे वो नोट लिखवाया था। बच्चे अपनी गार्डियन को कहते हैं कि हम यहाँ पर आपको लेने आए हैं। पहले तो उनकी गार्डियन मना कर देती है, लेकिन फिर वो बच्चों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अभी वो समंदर के दरमियान में ही थे, पर तभी वहाँ पर एक जोंक ने उनकी बोट पर अटैक कर दिया था। वहाँ पर पानी में से सभी जोंक उनकी बोट के अंदर आने लगी थी। तभी उन्हें अपनी तरफ एक और बोट आती हुई दिखाई देती है। तब उस बोट से हेल्प लेने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। ये बोट किसी और की नहीं बल्कि काउंट ऑलिव की थी। फिर से बच्चों के पास पहुँच गया था। वो उनकी गार्डियन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। काउंट ऑलिव उनकी गार्डियन को पानी के अंदर ही छोड़ देता है, यानी कि काउंट ऑलिव ने उनकी तीसरी गार्डियन को भी मार दिया था। मगर तभी वहाँ पर बैंकर और पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों बहन भाई फिर से पुलिस वालों को बताने की कोशिश करते हैं कि काउंट ऑलिव ने कितने ज्यादा लोगों को मार दिया है और वो हमारी जान के भी पीछे पड़े हुए हैं।
लेकिन वो बैंकर बिल्कुल भी बच्चों की बात नहीं मानते। अब यहाँ पर काउंट ओलफ उन सबको अपने ड्रामा के लिए इनवाइट करता है। बच्चों को यहाँ पर समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या करना चाहता है, पर तभी क्लाउस को पता चलता है कि ये एक बुक की वजह से ऐसा कर रहा है। क्लाउस अपनी बहन को बताता है कि अगर हम दोनों की शादी अलग अलग हो जाती है तो हम दोनों अपनी प्रॉपर्टी के लिए लीगल नहीं है। तभी उन्हें ये बात समझ आती है कि काउंट ओलफ एक प्लानिंग कर रहा है, यानी कि वो वॉलेट से शादी कर लेगा और जैसे ही वो वॉलेट से शादी करेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। वॉलेट उसे शादी करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि कोई भी तुम्हारी इस ड्रामा पर यकीन नहीं करेगा। कहती है कि जब तक शादी एक लीगल जज के सामने नहीं होती तब तक शादी नहीं मानी जाती। तभी काउंट ओलफ उसको कहता है कि ये बात तो मैंने पहले ही से सोच रखी थी, इसलिए मेरी नेबर यहाँ पर मुझे हेल्प करने के लिए आई है। उसको तो यही लगेगा कि वो एक ड्रामा का हिस्सा है। यहाँ पर वॉलेट बिल्कुल काउंट ओलफ को मना कर देती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। पर तभी यहाँ पर काउंट ओलफ एक बुरी हरकत करता है। उसने उनकी सबसे छोटी बहन सनी को पकड़ लिया था, घर के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर बांध दिया था। कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी से मना किया तो मैं तुम्हारी बहन को इतनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरा दूंगा। अब मजबूरन वॉलेट को हाँ कहना पड़ती है और यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है काउंट ओलफ का ड्रामा। मगर अब भी क्लाउस ने हार नहीं मानी थी। वो ये सोच रहा था कि अगर वॉलेट इस सिचुएशन में होती तो क्या करती। वो अपनी बहन को बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ ड्रामा भी चल रहा था जहाँ पर शादी का सीन चल रहा था। अभी को ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक ड्रामा है। अब क्लाउस उस रूम में पहुंच चुका था जहाँ पर काउंट ओलफ ने उनको जाने से मना किया था। क्लाउस के हाथ में एक पेपर था जो कि उसको अपनी लेडी गार्डियन के घर से मिला था। पेपर के ऊपर एक आंख बनी हुई थी जो कि बिल्कुल सेम काउंट ओलफ के रूम में बनी हुई आंख थी। इधर क्लाउस अपनी छोटी बहन को भी बचा लेता है। दूसरी तरफ ड्रामा भी खत्म होने वाला था कि वॉलेट अब मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर रही थी। पर तभी दूसरी तरफ क्लाउस को भी ये बात समझ आ गई थी कि ये जो आंख के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है ये किसी भी चीज को जला सकती है। और अब क्लाउस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी का वेट कर रहा था कि जैसे ही इस आंख पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वो इस जगह को तबाह कर देगा। सूरज की रोशनी पड़ते ही अब वो सर्टिफिकेट को जला देता है जो कि अभी भी वॉलेट ने साइन किया था। अब काउंट ओलफ सबको चीख चीख कर ये बता रहा था कि तुमने तो इन बच्चों की बात नहीं सुनी। ये बच्चे तो कब से कह रहे थे कि सब के पीछे मेरा ही हाथ है और मैंने ही सबको मारा है। अब उस सर्टिफिकेट के चलते ही स्टेज पर हर आदमी आ जाता है जो कि उस ड्रामे का हिस्सा बना हुआ था और इसके बाद काउंट ओलफ को सजा हो जाती है। अब काउंट ओलफ की रियल सजा से पहले जज उसे वही सारी सजा देता है जो इन बच्चों ने अब तक बर्दाश्त किया था, यानी कि काउंट ओलफ को सबसे पहले एक ट्रेन की पटरी पर बांध दिया जाता है, फिर जोंक से भरी हुई बोट के अंदर भी छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ उसे सांपों से भरी हुई जगह पर भी रखा जाता है। दूसरी तरफ बैंकर के पास अभी भी बच्चे थे जिनका अभी तक ना तो कोई गार्डियन था ना ही कोई ऐसा इंसान जो उनका ख्याल रख सके। बैंकर उनको कहते हैं कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। उन बच्चों के बैंकर उनको ले जाते हैं उनके घर पर जो कि पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया था। जब बच्चे अपने घर में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर क्लाउस को एक लेटर मिलता है जो कि उनके पेरेंट्स ने लिखा था। लेटर आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी लेकिन उस लेटर के आने से पहले ये घर पूरी तरह से जल चुका था और उनके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी। वॉलेट और क्लाउस वो लेटर पढ़ते हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर इस सीरीज का एंड हो